so far. तो आज 173 कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे कॉग्नाइजेंस का. कॉग्नाइजेंस छोटा टॉपिक है, इट्स अ स्मॉल टॉपिक, नॉट अ वेरी बिग टॉपिक. इसके बाद लॉजिकली वही फ्लो करता है, राइट. आफ्टर investigation is completed, we will see cognizance, and after cognizance we will see issue of process. Issue of process में फिर compelling appearance of person. यही लॉजिकल सीक्वेंस होगा. तो स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 173. सेक्शन 173 हमारे बेयर एक्ट में. इसमें हमने कल एक पॉइंट, पहला पॉइंट ही शायद डिस्कस किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इन सीआरपीसी. One is report under section 157. I hope you remember. इस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं सेक्शन 157 में. दिस इज कॉल्ड occurrence report. Generally, whenever there is information of a cognizable offense, the police gives a report to the area magistrate, और पर्पस इसका मॉनिटरिंग का होता है. We have done that exhaustively. दूसरा रिपोर्ट हमने देखा था अंडर सेक्शन 168, where a subordinate officer has conducted investigation, then he submits a report of the entire investigation along with all the materials collected to his senior officer, who is the officer in charge of the police station. और अब officer in charge of the police station decides either 169 or 170. 169 का फैसला लेता है या 170 का फैसला लेता है. दोनों ही सूरतों में एक फाइनल रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने रखी जाती है, एंड देन दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड सेक्शन 173 रिपोर्ट. अगर वो चार्जशीट है तो इट इज कॉल्ड चालान, और अगर वो चार्जशीट नहीं है तो इट इज कॉल्ड क्लोजर रिपोर्ट या कंप्लीशन रिपोर्ट जनरली आप उसे कहते हैं. फाइनल रिपोर्ट भी आप जनरली इसे कहते हैं, राइट. तो एनालिसिस से ही शुरू करते हैं. वी विल रीड द बेयर एक्ट ऑल्सो. शुरू ही करते हैं एनालिसिस में. इसमें बेयर एक्ट के प्रोविजन और एनालिसिस मिक्स है, राइट. 173 उसमें क्या क्या होना चाहिए रिपोर्ट में, वो हम बेयर एक्ट से देख लेंगे, राइट. उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अभी यहाँ सिंप्लीफाई नहीं किया. पहले हम जनरली पढ़ लेते हैं अबाउट द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173. द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 can be a closure report or charge sheet, that we know, and we have read about all types of closure reports. It contains the facts and conclusions drawn by the police. तो conclusions मतलब opinions भी. पुलिस का ओपिनियन भी होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ओपिनियन भी होता है इसमें, राइट, which is not binding on the magistrate, we know that. Second point, the magistrate is expected to apply his judicial mind to the report, and he is not bound by the conclusions drawn by the police. He may differ from the police report. तो डिफर करके वो क्या कर सकता है? बड़े सारे ऑप्शंस हैं उसके पास. ऑप्शन नंबर 1, if he is not agreeing, then he can order further investigation. He can refuse to take cognizance at that point of time and ask the police to take the pains of doing further investigation. राइट. सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 पुलिस का राइट है और मैजिस्ट्रेट का पावर भी. दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकते हैं. मैजिस्ट्रेट को लगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो अपने इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और पुलिस को लगता है कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो मैजिस्ट्रेट से बिना पूछे भी वो अपने इस राइट का इस्तेमाल कर सकता है. तो 173 सबसेक्शन 8 अफोर्ड्स पावर टू द मैजिस्ट्रेट एंड राइट टू द पुलिस, राइट. और ये जो दूसरे लोग हैं जैसे कि इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड खुद भी, ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट से. दे कैन इन्वोक द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, दे कैन परसुएड द मैजिस्ट्रेट कि सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराओ, ये ठीक नहीं है, राइट. और मैंने आपको इसके लिए पहले ही ये बता दिया है जनरल डिस्कशन में कि जब कभी भी चार्जशीट फाइल होती है, it is the duty of the magistrate to give a notice to the informant also, who generally happens to be the complainant also, right, the aggrieved person. हालांकि it's not hard and fast rule,
sometimes any person who is not a victim can also set the criminal law in motion, that we know. So he can also be an informant. Anyway, so let us see here. तो informant ही बोलेंगे इसको हम. तो जो भी informant है, right, वो complainant भी हो सकता है, victim है, aggrieved person है, उसे एक notice जरूर दी जाएगी कि आप आओ, चार्जशीट आ गई है और देखो कि आपको अगर ठीक लगता हो, नहीं तो आपके पास प्रोटेस्ट पिटीशन का राइट है. ये जज मेड लॉ है. प्रोटेस्ट पिटीशन के लिए कहीं पर भी सीआरपीसी में लिखा हुआ नहीं है, राइट. लेकिन कंप्लेनेंट है या जो इन्फॉर्मेंट है उसके पास कंप्लेंट का भी तो अधिकार है ना, सेक्शन 200 का. तो उसी से इमेनेट करता है. फ्रॉम दैट राइट इटसेल्फ द राइट टू फाइल अ प्रोटेस्ट पिटीशन इमेनेट्स फ्रॉम देयर. प्लस right to file protest petition comes from the concept of fair trial, right. Right to fair trial is a fundamental right of the accused person also and of the victim also, of the complainant also, right. And it is a general right of the state as well, right. जितने भी parties हैं, state है, accused है, victim है, सभी को fair trial मिलना चाहिए, right. और ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी है, सोसाइटी भी चाहती है फेयर ट्रायल हो, सो दैट द ट्रुथ इज अनअर्थड एंड द परपेट्रेटर ऑफ क्राइम इज ब्रॉट टू द बुक्स, इज पनिश्ड, राइट. जो क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी है. तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास ऑप्शंस क्या क्या है. पहला कि ही कैन डिफर, राइट, और वो अपना ओपिनियन ड्रॉ कर सकता है. तो बस वो पुलिस का जो ओपिनियन है उसे हटा दे, बाकी उन्हीं मटेरियल्स के बेसिस पे अगर वो चाहता है कॉग्नाइजेंस लेना ऑफेंस का तो ले सकता है, क्योंकि हो सकता है पुलिस को उन्हीं मटेरियल्स के बेसिस पे लगता हो कि कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने का, इसलिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया. लेकिन मैजिस्ट्रेट को वही रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं, ऑफेंस हुआ है और अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ऑफेंडर को ढूंढूं, राइट. यू नो, one purpose of taking cognizance of offense is to find out the offender, right. Magistrate cognizance क्यों लेता है? इसलिए लेता है कि offense तो हुआ, अब offender को पकड़ा जाए. तो जो offenders पहले से accused हैं उन्हें बुलाएं, और जो accused नहीं भी उन्हें भी वो बुला सकता है. ये सब मैं क्लियर कर चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 173 में ये सारी चीजें फिर से आएंगी और सेक्शन 190 में भी फिर रिपीट करूंगा मैं. तो वो चाहे तो पुलिस ने क्लोजर कर दिया, फिर भी उसी का वो कॉग्नाइजेंस ले सकता है. दूसरा ऑप्शन है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है कि मैं कॉग्नाइजेंस अभी नहीं ले रहा, जाओ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके लाओ. तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि अगर तो उसके पास कंप्लेनेंट भी है, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस रिपोर्ट भी और कंप्लेंट भी है, दोनों है, राइट. मे बी देयर इज एन FIR ऑल्सो एंड दैट इज वाई इन्वेस्टिगेशन वाज डन बाय द पुलिस. And at the same time, the complainant has also come to the court directly and filed a private complaint. तो जहां पर कंप्लेंट है और पुलिस रिपोर्ट भी है, पॉसिबल बिल्कुल. सेक्शन 210 में हम ये सिचुएशन पढ़ेंगे भी कि जहां पर कंप्लेंट भी है और मैजिस्ट्रेट को पता है कि वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, राइट. तो वहां पर मैजिस्ट्रेट के पास ये भी ऑप्शन है कि अगर वो पुलिस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता है, इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पुलिस रिपोर्ट बट ही इज सेटिस्फाइड विद द कंप्लेंट, then he may take cognizance of the complaint and take this case forward as a complaint case. Section 200 and further, इसे complaint case की तरह आगे ट्रीट कर लिया जाएगा. अच्छा, एक चीज और हो सकता है, मैजिस्ट्रेट चाहे तो यहां पर उसी कंप्लेंट में से कुछ फैक्ट्स निकालकर जो पुलिस रिपोर्ट में नहीं, कुछ एक्यूज्ड पर्संस निकालकर जो पुलिस रिपोर्ट में नहीं है, पुलिस रिपोर्ट के गैप को फिल कर दे और इस केस को ऐसे चलाए एज इफ कि इट इज अ केस बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट. आगे चलकर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ केस बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट, राइट. गौर करें कि कंप्लेंट केस थोड़ा अलग ढंग से फॉलो किया जाता है और केस बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट थोड़ा अलग ढंग से फॉलो किया जाता है. तो इसलिए ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर है. पिछली क्लास में हमने ये पॉइंट लिखा भी था कि वो कंप्लेंट से ही कुछ नाम लेकर ऐड कर देता है और एडिशनल एक्यूज्ड को समन कर देता है, राइट. ही समन्स एन एडिशनल एक्यूज्ड.
जो कि पुलिस रिपोर्ट में एक्यूज है ही नहीं। पूरे चार्जशीट में 11 छोड़ो 12 में भी उनका नाम नहीं है, सस्पेक्ट के भी कॉलम में उनका नाम नहीं है, फिर भी मैजिस्ट्रेट चाहे तो ऐसा कर सकता है और उसे ट्रीट क्या किया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ केस बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो यू सी दैट ही हैज सो मेनी ऑप्शंस, राइट। एक ऑप्शन ये भी है कि वो कॉग्नाइजेंस ले ले पुलिस रिपोर्ट का, राइट, लेकिन ये भी इंडिकेट कर दे कि भाई आपके रिपोर्ट में कुछ कमियां हैं, ऑल्दो ये इतना सफिशिएंट है कि मैं ऑफेंस की कॉग्नाइजेंस ले सकता हूं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ट्रायल में मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो आप जरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 का जो पावर है वो कॉग्नाइजेंस के बाद इस्तेमाल कर रहा है, राइट, ही कैन डू सो। कॉग्नाइजेंस भी ले लिया पुलिस रिपोर्ट का और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करा रहा है पुलिस रिपोर्ट आने के बावजूद और कॉग्नाइजेंस लेने के बावजूद, राइट, डिस्पाइट हैविंग टेकन कॉग्नाइजेंस ही हैज आस्क्ड द पुलिस टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये भी हो सकता है, राइट। और अगर मान लो कि उसने कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस ले ली, पुलिस रिपोर्ट को इग्नोर ही कर दिया क्योंकि पुलिस रिपोर्ट फ्लिम्सी है, उसे लगा पुलिस रिपोर्ट बेकार है, बट कंप्लेंट इज फाइन, राइट, और उसने इसे कंप्लेंट केस के तौर पर आगे बढ़ा दिया, वो भी ठीक है, बस उसका तरीका बदल जाएगा, सेक्शन 200 का एग्जामिनेशन होगा फिर, राइट। और अब लेकिन मैजिस्ट्रेट को ये रियलाइज हुआ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चाहिए, राइट। अगर उसे ये लगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराना है, तब अब ना तो 156 सबसेक्शन 3 का वो इस्तेमाल कर पाएगा, ना ही वो 173 सबसेक्शन 8 का इस्तेमाल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब चल पड़ा है कारवां कंप्लेंट केस का। नाउ इट इज अ कंप्लेंट केस एंड देयरफॉर द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 202 202 सीआरपीसी, जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आई हैव डिक्टेटेड दिस पॉइंट, इट विल बी इन योर नोट्स आल्सो। तो सेक्शन 202 का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इंक्वायरी भी है, इन्वेस्टिगेशन भी, राइट। तो मैजिस्ट्रेट अब वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा, सर उसमें लिमिटेड पर्पस के लिए ही हो पाता है ना, लिमिटेड पर्पस के लिए, कि जहां पर एक्यूज सम्मन पर्पस के लिए बस कि नहीं सम्मन रहता है, किए जाएं या ना किए जाएं। हाँ बिल्कुल। तो वहां पे अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 202 का है वो सिर्फ सीमित उद्देश्य के लिए, इट्स ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस। क्या लिमिटेड पर्पस है? कि एक्यूज्ड उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रिजाइड नहीं करता है, राइट। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए कि क्या इस केस में इतना दम है कि एक दूर बैठे आदमी को परेशान करें। ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि कंप्लेंट्स का, प्राइवेट कंप्लेंट्स का अब्यूज ना हो पाए, राइट। नहीं तो किसी भी दूर बैठे आदमी को आप परेशान कर सकते हैं कहीं भी प्राइवेट कंप्लेंट डालकर, राइट। और कंप्लेंट डालना आसान है भाई, एफआईआर लॉन्च करने से कहीं ज्यादा आसान है कंप्लेंट कर देना। भाई कोर्ट में जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो कोर्ट तो सुनेगी आपकी, राइट। तो चूंकि बहुत आसान हो गया कंप्लेंट फाइल करना, इजियर देन लॉजिंग एन एफआईआर, क्योंकि एफआईआर में तो पुलिस वाले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके ही एफआईआर करेंगे, जरूरी नहीं वो आपकी बात मान ले, राइट। लेकिन कंप्लेंट आपने कर दी, 4-5 गवाह भी आप अपने साथ ले गए, तो वहां पर क्योंकि प्रोसिक्यूशन ना हो, किसी की हैरेसमेंट ना हो, इस पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन एक और बात बता दूं, सेक्शन 202 में जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की, वो तब नहीं करवाई जाएगी जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेंट में ऐसे ऑफेंसेस एलिज किए गए हैं जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट है। इफ दोज आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट, तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मैं कंप्लेंट केसेस की बात कर रहा हूं, where the magistrate has decided to where the magistrate has decided to take it as a complaint case, फिर वहां पर उसके पास इंक्वायरी का ही ऑप्शन है, वो खुद ही इंक्वायरी करेगा और उसके बाद कमिटल करेगा। He cannot direct police investigation where it appears to him that the offences alleged in the complaint are exclusively triable by the sessions court, right। अब वहां पर फर्दर डिसीजंस जो होंगे वो सेशंस कोर्ट लेगा, ये अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके कमिटल कर देगा,
राइट, सेशंस में भेज देगा इस केस। तो देखा आपने, मैजिस्ट्रेट के पास जब पुलिस रिपोर्ट आता है तो उसके पास कई ऑप्शंस हैं, राइट। लेकिन जो बाद वाले ऑप्शंस हमने डिस्कस किए वो तभी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं जब कंप्लेनेंट का कंप्लेंट हो या कोई प्रोटेस्ट पिटीशन हो। अगर वो सब नहीं है तो फिर तो यही होगा कि या तो वो पुलिस रिपोर्ट की कॉग्नाइजेंस ले या ना ले। कॉग्नाइजेंस लेके भी ओपिनियन से डिफर कर जाए, ये भी हो सकता है, राइट, बिकॉज ही इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन गिवन बाय द पुलिस। तो सर अगर कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइबल है वो एक्सक्लूसिवली, तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकते? नहीं, सर मतलब मुझे ये याद वाली है आपने पुलिस लास्ट टाइम बोला था कि कर सकते हैं। सेक्शन 202 के डिस्कशन में तो नहीं। सेक्शन 200 के अंदर, क्या सेक्शन 200। सेक्शन 202 अभी डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 200 में तो मैजिस्ट्रेट कॉग्नाइजेंस कंप्लेंट की ना लेके 156(3) का पावर का इस्तेमाल कर ही सकता है। यस। जैसे मान लो मैं कंप्लेंट लेकर गया मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस ना लेके, राइट, लेकिन उस कंप्लेंट में उसे वाकई कुछ चीजें सीरियस लगी, गंभीर लगी, तो वो 156(3) का पावर इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि मैजिस्ट्रेट ने 156(3) का पावर इस्तेमाल किया जबकि कंप्लेनेंट ने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। He did not apply under section 156 subsection 3. He directly went to the court under section 200. उसने लगाई ही 200 की कंप्लेंट, राइट। लेकिन ये मैजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है कि वो उस कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस ले या ना ले। अगर उसे लगता है कि प्राइमा फेसाई उस कंप्लेंट में जो भी है और साथ में जो मटेरियल्स लाए हैं कंप्लेनेंट ने वो ऑफेंस की ओर इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की या स्टेट रिसोर्सेज की मदद चाहिए, तो वो कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस नहीं लेगा, रोक देगा। वो मतलब सेक्शन 200 का काम करेगा ही नहीं। सेक्शन 200 में क्या है, कंप्लेनेंट को ऑन ओथ एग्जामिन करना और कंप्लेनेंट के साथ जो गवाह आए उन्हें भी ऑन ओथ एग्जामिन करना। अगर मैजिस्ट्रेट ये करने लगे तो समझो उसने कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस ले ली, और एक बार कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस ले ली तो अब ये कंप्लेंट केस की ही तरह आगे चलेगा, राइट। तो अब सेक्शन 202 के अलावा कोई उपाय नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। अब 156(3) का स्कोप खत्म। वंस ही हैज टेकन कॉग्नाइजेंस ऑफ द कंप्लेंट, राइट। अगर उसने कॉग्नाइजेंस कंप्लेंट की नहीं ली क्योंकि उसे लगा कि कंप्लेंट में एलिगेशंस सीरियस नेचर के हैं, तो इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जरूरी लगती है। जैसे जैसे ही कंप्लेनेंट आया कंप्लेंट लेकर, उसमें जो ऑफेंसेस उसने लिखे हैं वो सीरियस ऑफेंसेस थे, राइट, जो कि सेशंस कोर्ट में उसे कमिट करना पड़े आगे। तो अगर मान लो उसने कंप्लेंट के कॉग्नाइजेंस ले ली तो बड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल ये होगी कि वो सेशंस कोर्ट में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी प्रूफ की, क्योंकि हियनस ऑफेंस है, कोई सीरियस ऑफेंस है, वो प्रूफ शायद कंप्लेनेंट जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो एक आदमी है बेचारा, वो कहां से ला पाएगा। तो वहां पर मैजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि कंप्लेनेंट आया है, स्वागत है इसका, इसने हमारा ध्यान खींचा है कुछ सीरियस ऑफेंसेस की तरफ जो कि हमें कल को भेजना होगा सेशंस कोर्ट के पास, तो अभी 156(3) लगा दो और देखते हैं कि पुलिस रिपोर्ट क्या आती है। क्या पता पुलिस रिपोर्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएं, क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस हुए हैं। मैजिस्ट्रेट को कम से कम इतना वाइज तो होना ही चाहिए कि वो शुरू में ही कंप्लेंट देखकर ये भांप ले कि आगे चलकर सेशंस के पास भेजने वाला चीज होगा। अगर मान लो उसने ये नहीं किया और बाद में निकला कि वो ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट है, तो सेक्शन 202 के तहत फुल इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं सकती। तो एक तरह से मैजिस्ट्रेट ने ही अपनी गलती की वजह से इस केस को खराब कर दिया। सेक्शन 202 में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि अगर वो ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट है तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर 202 नहीं हो सकता? क्यों? हाँ, कैसे कर सकता है? तो ये बात उसे पहले ही सोचना चाहिए ना, जब कंप्लेनेंट आया कंप्लेंट लेकर, राइट।
शायद इसलिए आया कंप्लेंट लेकर क्योंकि पुलिस वाले उसकी सुन नहीं रहे, तो उसने सोचा कि चलो प्राइवेट कंप्लेंट लेकर चलते हैं कोर्ट में। और वहां पर मैजिस्ट्रेट ने उसमें जो एलिगेशंस देखी, उससे लगा कि दीज आर ट्रायबल बाय, या सम ऑफ द ऑफेंसेस आर ट्रायबल बाय द सेशंस कोर्ट, राइट। तो वहां पर आप बताइए, लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन वो चाहेगा या फुल इन्वेस्टिगेशन चाहेगा? फुल इन्वेस्टिगेशन। कमिटल तो मैजिस्ट्रेट ही करेगा ना, सर फुल इन्वेस्टिगेशन। उसे तो फुल इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना। अब इतने बड़े जुर्म के लिए फुल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, बाकायदा अरेस्ट वगैरह भी चाहिए होगा शायद, राइट। अब कंप्लेनेंट रेप केस लेकर आ गया, लेट्स टेक प्रैक्टिकल एग्जांपल, या अटेम्प्ट टू रेप का केस लेकर आ गया। हालांकि आप सोचेंगे कि भाई वो कोर्ट कंप्लेंट लेकर क्यों गया है, जा सकता है, मना तो है नहीं ना, ऐसा तो नहीं मना किया हुआ ना कि कंप्लेंट केसेस में आप कुछ ऑफेंसेस नहीं लेके जा सकते। आमतौर पे कंप्लेंट केसेस का इस्तेमाल नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस के लिए ही होता है, लेकिन कई बार ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन ऑफ पुलिस हम क्या करते हैं, हम 156(3) की एप्लीकेशन और 200 की कंप्लेंट दोनों साथ में लगाते हैं, राइट। तो कंप्लेनेंट चला गया, कंप्लेंट में मैंने एलिगेशंस लगाई, मेरी नैरेटिव है, प्राइमा फेसाई उसको पढ़ के कोई भी रीजनेबल आदमी को लगेगा कि भाई गंभीर जुर्मों की बात हो रही है, ऐसे जुर्म जो कि मैं ट्रायल नहीं कर पाऊंगा, मुझे कल को इसे कमिट करना होगा सेशंस कोर्ट के पास, राइट। तो यहां पर मैजिस्ट्रेट ने अगर गलती कर दी और इस कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस ले ली, तो आगे चलकर फुल इन्वेस्टिगेशन तो इसकी वो कभी कभार करा ही नहीं पाएगा, सीमित इन्वेस्टिगेशन ही हो पाएगा 202 में, राइट। यहां पर बहुत भारी गलती हुई है मैजिस्ट्रेट से, राइट। इसका भी उपाय है, आगे चलकर इसका उपाय है, राइट। बहुत सारे उपाय हैं इसके, जैसे कि हाई कोर्ट के पास पावर टू ट्रांसफर केस है, इस मैजिस्ट्रेट से केस छीनकर दूसरे मैजिस्ट्रेट को कॉम्पिटेंट जो है, लेकिन इस मैजिस्ट्रेट साहब ने अपना करियर खराब कर लिया, ये समझ लीजिए आप। ऐसा करके क्यों? क्योंकि जो केस सेशंस के पास आना था उसको एक ऐसे ट्रैक से गुजार दिया जो मीटर गेज था। लेकिन सर उसमें 323 तो अवेलेबल रहेगा उसके पास इवन बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। यस रहेगा, लेकिन क्या ये अप्रोच उसका सही है? क्या उसे नहीं पता था कि सेक्शन 202 में मैं लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन ही करा पाऊंगा और हाँ जी। हियनस ऑफेंसेस हैं, यहाँ पर कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत 99% पड़ेगी ही पड़ेगी जी। या कस्टोडियल इंटेरोगेशन के अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, एब्सकॉन्ड कर सकता है एक्यूज्ड, क्योंकि हियनस ऑफेंस में एब्सकॉन्डेंस इंसेंटिव होता है, जी भाग जाना ही अच्छा होता है, राइट। क्योंकि बड़ी पनिशमेंट होती है। ये सब चीजें कौन प्रिवेंट कर सकता है, स्टेट या कंप्लेनेंट? ऑफ कोर्स स्टेट सर। क्या कंप्लेनेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं? नहीं सर उसके राइट। स्टेट के पास ही रिसोर्सेज दूसरा है। कि क्या कंप्लेनेंट विटनेसेस को मजबूर कर सकता है आने के लिए? आपने देखा पुलिस के पास रिटन ऑर्डर का पावर है, पढ़ा है ना हमने? जी सर। पुलिस के पास रिटन ऑर्डर का पावर है, सेक्शन हाँ 161 में लिख के ऑर्डर कर सकता है आओ। क्या हाँ जी। कंप्लेनेंट के पास ये सब है? तो बड़े नहीं। ऑफेंसेस हैं, इसीलिए तो सेक्शन 202 में बार किया गया है फुल इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन रखा गया है कि ताकि जज साहब को, मैजिस्ट्रेट साहब को ये पता रहे और वो अपना दिमाग 200 के सत्ता ही लगा ले। जब उसके पास 200 की कंप्लेंट पहुंची उसी समय उसे सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। तो इस तरह के केसेस में अच्छा बिहेवियर मैजिस्ट्रेट का तब कहा जाएगा जब वो कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस न ले, क्योंकि कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस लेते ही उसकी पटरी बदल जाएगी, द ट्रैक विल चेंज, वो कंप्लेंट केस का ट्रैक हो जाएगा, 201, 202, 203 वाला ट्रैक हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आगे ट्रायल के समय भी इसे कहा जाएगा केस बेस्ड, राइट, नॉट ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो उसकी ट्रायल का तरीका भी बदल जाएगा, है ना? आप तो समझते हैं इस बात को, आगे चलकर हम ट्रायल में पढ़ेंगे केस बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट, केस बेस्ड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो न्यूएंसेस जो ट्रायल के हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो मैजिस्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीजेंट, he should be a diligent person, right, and he should see what type of allegations are there. हाँ, उसमें ये भी है कि अगर वो allegations उसे frivolous लगे, क्योंकि मटेरियल्स कंप्लेनेंट लेके नहीं आए, बस आप सिर्फ किसी पे इल्जाम लगा के चले आए, राइट, द नैरेटिव डजंट सीम टू बी क्रेडिबल, मटेरियल्स कुछ लाए नहीं, विटनेसेस आपके पास कोई है नहीं,
तो ये सारी चीजें देखते हुए ये हो सकता है कि वो सेक्शन 203 का पावर इस्तेमाल कर दे और कंप्लेंट को डिसमिस भी कर दे, इन्हें डिसमिस द कंप्लेंट, ये भी हो सकता है, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट के पास, तो सेक्शन 173 पढ़ते हुए इन सारे ऑप्शंस को आपको दिमाग में रखना होगा। तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ? एक बार कंप्लीट यस सर। कॉग्नाइजेंस हो गई तो माय डियर नो 156(3), नो 173 सबसेक्शन 8, राइट। कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस हो गई तो पुलिस रिपोर्ट की कॉग्नाइजेंस हो गई, पुलिस रिपोर्ट की, तो 173 सबसेक्शन 8 तो रहेगा ही, 156 सबसेक्शन 3 भी है, क्योंकि 173 सबसेक्शन 8 स्पीशीज माना जाता है, 156 सबसेक्शन 3 एक जीनस माना जाता है, तो स्पीशीज इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द जीनस, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, राइट। तो वो भी रहेगा। एडवाइस किया जाता है कि ये पावर उसका ट्रायल तक कंटिन्यू करेगा, जब ट्रायल शुरू नहीं हो जाता, राइट। लेकिन ऐसे कई ओकेजन्स जहां पर ट्रायल चल रहे थे फिर भी 156 सबसेक्शन 3 का पावर का इस्तेमाल किया गया, राइट। बट देन वो आप कॉमन सेंस लगा के समझना, हमेशा अपने कॉमन सेंस को ना खुला रखो। जो एक्यूज्ड पेश हो चुका है कोर्ट के सामने, जिसे कि समन किया गया या वारंट से, जैसे भी, वो अपनी अपीयरेंस कोर्ट के सामने कर चुका है, राइट। तो अब उसके बाद उस एक्यूज्ड के खिलाफ ना तो 156(3) लग सकता है, ना 173 सबसेक्शन 8, उस एक्यूज्ड के खिलाफ नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब जो करना है ट्रायल में ही कीजिए, मैनेज इन द ट्रायल ओनली। उसकी वजह है यार, एक्यूज्ड का भी तो फंडामेंटल राइट है, कोई पुलिस है, पीपी है, कोर्ट है, सब के सब उसी एक्यूज्ड को मारे हुए, राइट। आ गया बेचारा, अपीयरेंस उसकी हो गई है, अब तो ट्रायल डे टू डे बेसिस पे होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल का राइट है उसका। आप फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा करा के उसका ट्रायल और लंबा कर दो, जितने देर इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा ट्रायल लंबी चलेगी कि नहीं चलेगी फिर, राइट। तो उसके भी तो राइट्स हैं यार। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और एक्यूज्ड ऐड होने चाहिए, प्राइमा फेसाई कुछ और एक्यूज्ड होने चाहिए, 319, राइट। वहां पे मैजिस्ट्रेट का दिल कर रहा है कि 319 का पावर में लगाऊं, जज का पावर, राइट, कोर्ट का ये पावर है, जहां भी ट्रायल चल रहा हो उसका दिल कर रहा है कि 319 का पावर लगाना चाहिए यार, एक एक्यूज्ड ऐड करना है, तो अब उसके खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, राइट। लेकिन एक बार जिस भी एक्यूज ने पहली पेशी कर दी और जिसका डे टू डे ट्रायल अब होना चाहिए, आप उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अब नहीं करा पाओगे अंडर एनी सेक्शन। वजह यह है कि यू जस्ट कैन नॉट प्रोलॉन्ग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन हु हैज कम बिफोर द कोर्ट एंड नाउ हु शुड बी ट्राइड बाय द कोर्ट। सो बेटर है कि अब कोर्ट ही क्या कर ले पता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द पुलिस, कोर्ट ही नए विटनेस बुलाना है, बुला लेना है, तो पावर कोर्ट के पास है ना, पावर कोर्ट के पास 311 में बुला लेना है विटनेसेस, जिनकी मदद से वो इन्वेस्टिगेशन वाला काम यही हो जाए, ट्रायल के ही दौरान हो जाए। ट्रायल लंबी तो नहीं होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिर अलग पता नहीं कितना टाइम ले ले, राइट। कोर्ट के ऊपर तो पता है ना, डिसिप्लिन है कि डे टू डे ट्रायल कराना है, एडजर्नमेंट का भी रीजन देना पड़ेगा। तो दोनों के ही राइट्स को देखना है, सोसाइटी के अपने राइट्स हैं, अगर विक्टिम के अपने राइट्स हैं, अगर तो एक्यूज के भी तो राइट्स हैं। आप कब तक इन्वेस्टिगेशन की तलवार उस एक्यूज के खिलाफ लगा के रखोगे जो एक्यूज अब आ चुका है आपके सामने, और क्या पता जेल कस्टडी में हो बेचारा, क्या पता वो जेल कस्टडी में हो, तो ट्रायल खत्म करो उसका यार, राइट। नाउ द पुलिस कैन नॉट बी गिवन फ्री हैंड, पुलिस को फ्री हैंड आप नहीं दे सकते कि लगाओ, साल लगाओ, 6 महीने लगाओ। इधर ट्रायल चल रहा है, मान लो कि जजमेंट का दिन करीब आ गया, आर्गुमेंट स्टेज आ चुका, और तब अचानक पुलिस वाले आके कहते सर मिला, 2 एविडेंस और मिला है सर, बस 2 दिन रुक जाइए। अरे हाउ कैन यू कंटिन्यू द ट्रायल इनफाइनाइटली, हाउ कैन यू डू दैट? इसलिए ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई।
Right? I hope you understand why the lawmakers have imposed such restrictions, such prohibitions. So with this general discussion in mind, I just recapitulated what we have already done. Right? Don't mind. I will be repeating these again while doing section 190. Why? Because I consider these topics to be very, very important for your practice as well as for your examination. दोनों के लिए, और मुझे दोनों ही चीजें आपकी इंश्योर करनी, राइट, कि जो दिल करे आपका अच्छा वकील बनना हो, अच्छा वकील बने, जो झाड़ू बने, स्ट्रगल, राइट. तो एनालिसिस को लेकर आगे चलते हैं. He may differ from the police report. आगे लिख लिया आपने. When there is a protest petition against the investigation report, the magistrate, मतलब जो final report है उसकी बात हो रही है, the magistrate can order further investigation without taking cognizance of the final report. Option 1, without taking cognizance of the police report, magistrate ने क्या कर दिया, further investigation order कर दिया, or he can deal with it under sections 200 to 204. मतलब पुलिस रिपोर्ट को इग्नोर ही कर दो और कंप्लेंट की ही कॉग्नाइजेंस ले लो. कभी पुलिस से ज्यादा बढ़िया तो कंप्लेनेंट है, राइट. एज इफ द प्रोटेस्ट पिटिशन वर अ कंप्लेंट. मानो कि वो प्रोटेस्ट पिटिशन ही कंप्लेंट है. हो सकता है बड़ा प्यारा प्रोटेस्ट पिटिशन बना हो जिसमें कि कंप्लेंट पूरी हो साथ में, राइट, और प्राइमा फेसाई ऑफेंस को इंडिकेट भी करता हो, तो ठीक है फिर. तो अशोक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 ये केस साइटेशन है. इसमें ऑप्शंस बताए गए थे कि इसमें केस में क्या हुआ था कि पुलिस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया था कोर्ट ने और कंप्लेंट प्रोटेस्ट पिटीशन की ही कॉग्नाइजेंस ले ली एज इफ इट वर अ कंप्लेंट, और इसे आगे प्राइवेट कंप्लेंट की तरह ही आगे चलाया, राइट. ही टुक इट फॉरवर्ड एज ट्रायल एज इफ इट वर अ प्राइवेट कंप्लेंट, राइट. फोर्थ पॉइंट है, he may decide to issue a process even if the police recommended that there is no sufficient ground for proceeding further. यहां पर he has differed from the opinion given by the police. क्या किया उसने, पुलिस ने क्लोजर फाइल कर दी थी, 169 वाली ओपिनियन दे दी कि हमें नहीं लगता कि चार्जेस मेंटेनेबल हैं, राइट. लेकिन कोर्ट को वही सारी चीजें पढ़कर लगा कि बिल्कुल मेंटेनेबल हैं और उसने एक्यूज्ड को समन भी कर दिया. इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब या तो समन या वारंट. तो हम आगे चलकर देख लेंगे कि किन केसेस में समन, किन केसेस में वारंट इशू किया जाता है. तो इश्यू ऑफ प्रोसेस मतलब अब एक्यूज्ड को बुला लिया है कोर्ट में, राइट. एचएस बैंस वर्सेस स्टेट. कई बारी ना आप साइटेशन में देखोगे सिर्फ स्टेट लिख के छोड़ा हुआ है. जहां सिर्फ स्टेट लिख के छोड़ा हुआ हो समझ जाओ कि कोई ना कोई यूनियन टेरिटरी का केस होगा वो, राइट. कोई ना कोई यूटी का केस होता है, तभी सिर्फ स्टेट लिख के छोड़ देते हैं. तो स्टेट यहां पे मैंने बता भी दिया, यूटी ऑफ चंडीगढ़ 1980, राइट. यहां पर पुलिस वालों ने क्या रेकमेंड किया था कि हमें एक्यूज के खिलाफ आगे नहीं बढ़ना, राइट. देयर आर नॉट इनफ मटेरियल्स जो चार्जेस को सस्टेन कर पाएंगे, तो इसलिए हमें कोई चार्ज नहीं लगाना. लेकिन फिर भी इश्यू ऑफ प्रोसेस कर दिया मैजिस्ट्रेट ने बिकॉज he is not bound by the opinion given by the police in the final report. Next point है, if the magistrate decides not to take cognizance of the offense and drop the proceedings, बहुत important point, he must give notice to the informant and provide him an opportunity to be heard at the time of consideration of the report. यहां तो मस्ट है, बल्कि अब पता है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि चार्जशीट जब भी फाइल हो, फाइनल रिपोर्ट जब भी फाइल हो, राइट, मैजिस्ट्रेट का इरादा उसका कॉग्नाइजेंस लेने का हो या ना हो, किसी भी सूरत में आपको कंप्लेनेंट को या इंफॉर्मेंट को नोटिस देना होगा फॉर द सेक ऑफ फेयर ट्रायल. हाँ, हर केस में, राइट. सो प्रोवाइड हिम
opportunity to be heard at the time of consideration of the report. Right? Got my point? यहां तक समझ में आ गया, लेकिन मैंने एक बट के साथ कुछ जोड़ा है, इसके लिए कुछ बताना पड़ेगा मुझे आपको। पहले पढ़ लेते हैं। But he is not required to give notice to the informant if he decides to drop the proceedings after having taken cognizance. बहुत खूबसूरत पॉइंट है। अगर कॉग्नाइजेंस ले चुका है, राइट, तो ये तो उसका प्रेरोगेटिव है ना। कॉग्नाइजेंस ले लेने के बाद अब इंक्वायरी शुरू करेगा वो, ही विल स्टार्ट द इंक्वायरी, राइट। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, बड़ी सारी इस पे हियरिंग्स होंगी फॉर द पर्पस ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। उसमें उसने मान लो किसी एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया। यहां पर he has discharged the accused after application of judicial mind and after proper inquiry. This discharge is the result of an inquiry, right? और discharge का मतलब क्या होता है? That it appears to the magistrate that the charges against the said accused are not maintainable. Means the trial would not sustain. Trial sustain ही नहीं करेगा, right? इतने materials उस accused के खिलाफ है ही नहीं कि उसके खिलाफ ट्रायल सस्टेन कर पाएगा, राइट। तो अब यहां पर आप सोचोगे कि सर फिर भी एक बार ट्रायल करा लेता, क्या पता ट्रायल में कुछ नए गवाह वगैरह आते तो क्या पता कुछ नया सिनेरियो बन जाता। क्या ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है? मैजिस्ट्रेट ने यहां पर शुरू में ही डिस्चार्ज कर दिया, राइट। चार्जशीट फाइल हुई, कॉग्नाइजेंस हुआ, कॉग्नाइजेंस के बाद इंक्वायरी हुई, 7, 8, 10, 15 हियरिंग्स हुई, चार्ज फ्रेम होने के बदले डिस्चार्ज कर दिया गया, राइट। एक्यूज के खिलाफ, या 4 एक्यूज थे, 2 के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ, 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने नोटिस किया कि जो चालान के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें विक्टिम तक का स्टेटमेंट एक्यूज्ड सी के खिलाफ है ही नहीं। विक्टिम ने भी जो अपनी स्टेटमेंट दी थी शायद उस एक्यूज से वो कभी जीवन में मिला ही नहीं था। 4 डायरेक्टर्स थे कंपनी के, 2 से ही उसकी डीलिंग होती थी, राइट। तीसरे एक्यूज का नाम यूं ही डाल दिया क्योंकि जोबा कॉर्प वेबसाइट पे डायरेक्टर वो भी दिख रहा था, राइट। आजकल एक्यूज लोग, सॉरी कंप्लेनेंट्स और जो आपके विक्टिम्स होते हैं वो खुद भी बड़े चालाक होते हैं। वो भी जोबा कॉर्प, इंस्टा फाइनेंशियल्स, पता नहीं मुफ्त वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं इस्तेमाल करके आते हैं। तो जब आपको भी कहानी सुनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब चारों डायरेक्टर्स को जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई रोल वो बता नहीं पाए। तो जो डायरेक्टर सी था और डायरेक्टर डी, उसका कोई रोल स्पेसिफाई ही नहीं था, राइट। ऐसा भी हुआ हो सकता है। तो या तो विक्टिम ने या बाकी गवाहों ने नाम ही नहीं लिया सी का पूरे स्टेटमेंट्स में, पुलिस वालों ने सी का नाम डाल दिया क्योंकि वो डायरेक्टर था, राइट। या नाम लिया भी तो उनमें से कोई भी ये नहीं बता पाया उसका रोल क्या था, मतलब सी ने उसके साथ कैसे डील किया था। सारी कहानी में ए या बी, राइट। तो जब मैजिस्ट्रेट ये सब देखेगा तो क्या सोचेगा कि सी और डी तो वैसे भी इनके खिलाफ मेंटेन नहीं हो पाएगा, ना कोई गवाह, ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ना बोर्ड रेजोल्यूशन में कभी सी का साइन, राइट, ना फाइनेंशियल्स में सी का कोई डीलिंग, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसमें सी के साइन, ये सब कुछ है ही नहीं। बस इसलिए कि वो डायरेक्टर है तो कोर्ट ने उसको उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया। अब सवाल उठता है कि डिस्चार्ज के बजाय क्यों नहीं मैजिस्ट्रेट ने एक मौका दिया कि ट्रायल के समय क्या पता कुछ नए विटनेसेस, क्योंकि पावर है उसके पास नए विटनेसेस का, आते और शायद सबूत ट्रायल के दौरान ही मिल जाते, टेस्टिमनीज, ये भी तो पॉसिबल था। हाँ, ये जरूर होता कि वो नए टेस्टिमनीज का चूंकि कोई प्रीवियस स्टेटमेंट नहीं था तो क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी वैसी प्यारी सी नहीं हो पाती जैसी कि अब होगी। कोई बात नहीं, फिर भी मिल सकते थे ना, तो भी मैजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया, राइट। इसकी 2 वजह है। वजह नंबर 1 कि वो उस एक्यूज्ड को परेशान क्यों करे। अगेन, he must get a fair trial where the magistrate can
predict from the very beginning, right, by application of judicial mind, that charges against this individual are not sustainable, then why should he be harassed? Right? आना पड़ेगा उसे, आना ही पड़ेगा. क्या पता जेल कस्टडी में रख लिया जाए उसको, ये भी हो सकता है पॉसिबल. क्यों परेशान किया जाए उसे? राइट, नंबर वन. नंबर टू, अगर मैजिस्ट्रेट ने उसका ट्रायल करा दिया, डिस्चार्ज नहीं किया, तो पता है क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा. जो इस पर्सन की आगे चलकर इंक्रिमिनेट होने की संभावना थी, आगे चलकर हो सकता है कि इसके खिलाफ नए एविडेंसेस डिस्कवर होते मिल जाते जो पहले नहीं मिले, और फाइल रीओपनिंग की जो संभावना थी वो खत्म हो जाएगी. क्यों पता है? क्योंकि एक बार ट्रायल अगर हो गया शुरू, तो इट विल एंड इन एक्विटल ओनली. वंस द ट्रायल इज कमेंस्ड, इट विल एंड इन, अब तो एक्विटल होगा, और एक्विटल अगर हो गया तो अब जिंदगी में कभी इस एक्यूज को प्रोसिक्यूट नहीं कर पाओगे, बेशक आपको उसके खिलाफ अब एविडेंसेस और गवाह मिल गए. तब आप पछताते रह जाओगे. अपने आंखों के सामने आप देखोगे कि ये कल्प्रिट है, इसके खिलाफ मिल गए, राइट, एविडेंसेस जो उस वक्त नहीं मिल पाए थे इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस. होता है कभी कभी ऐसा. तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा प्रोसिक्यूट फॉर द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स, सेम ऑफेंस, या ऑफेंस बेस्ड ऑन सेम सेट ऑफ फैक्ट्स नहीं किया जा सकता है ना, डबल जेपीडी का सिद्धांत. राइट. इसलिए ये मैजिस्ट्रेट की चालाकी भी, वो डिस्चार्ज करके छोड़ देता है कि ताकि भविष्य में यदि फाइल रीओपन अगेंस्ट दिस एक्यूज करना पड़े तो कर लिया जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट. If the trial is commenced, then the only option left is acquittal. So due to lack of evidence against him, क्या करना पड़ेगा? Acquit करना पड़ेगा. इतने एविडेंसेस हैं कि मैजिस्ट्रेट को या जज को भी लग रहा है कि इसने किया तो है कुछ, लेकिन इतने नहीं कि उसके खिलाफ ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाए. ऐसे में ट्रायल कराना बेवकूफी होगी, क्योंकि एक्विटल हो जाने के बाद फिर आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे. इसमें चालाकी बल्कि ये है कि आप उसका डिस्चार्ज कर दो. ठीक है, डिस्चार्ज कर दो कि ताकि अगर फाइल रीओपन कभी करना पड़े तो पुलिस फाइल रीओपन कर दे अगेंस्ट दिस एक्यूज्ड. राइट. इन मेनी इंस्टेंसेस, यू नो, द जज has rather recorded his opinion in the judgment कि मैं जानता हूं कि इसने अपराध किया है, I know, right, but I cannot give him punishment. ऐसा कहकर डिस्चार्ज किया. एक्विटल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर एक्विटल कर देता, राइट, तो जज साहब की एक छोटी सी गलती की वजह से, डबल जेपीडी के डॉक्ट्रिन की वजह से, अब वो आदमी हमेशा के लिए बच जाता, क्योंकि दोबारा प्रोसिक्यूशन हो नहीं पाता. राइट. क्योंकि अपील का भी टाइम होता है. अब 10 साल के बाद अपीलेट कोर्ट में थोड़ी जा सकते हैं. अपील का भी टाइम होता है, रिवीजन का भी टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है. तो ये प्रॉब्लम है. सो नाउ यू सी, डिस्चार्ज इज अ बैलेंसिंग ऑफ राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन and the society as well. Accused को harass ना किया जाए when there is paucity of evidences. Why to harass the accused? But at the same time, let the possibility of discovery of evidences stay there. Right. So discharge him. Right. In case the police finds new evidences or discovers new evidences that couldn't be discovered earlier in spite of having acted in good faith, then okay, the file will be reopened. I hope that is clear. I hope you have also understood the distinction between discharge and acquittal. Right, दोनों के consequences बिल्कुल अलग होते हैं.
राइट। तो अगर मान लो कि डिस्चार्ज कर दिया गया है, राइट, कॉग्नाइजेंस लिया तो डिस्चार्ज किया, तो फिर अब इसके बाद डिस्चार्ज करते समय कंप्लेनेंट को या विक्टिम को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। तो नोटिस भेजने की जरूरत कब पड़ती है? नोटिस भेजने की जरूरत तब पड़ती है जब कॉग्नाइजेंस लिए बिना प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करने का इरादा है, या अभी कॉग्नाइजेंस नहीं लिया, पुलिस रिपोर्ट बस फाइल हुई, राइट। तो प्री कॉग्नाइजेंस स्टेज है अगर, तो आप नोटिस देंगे कंप्लेनेंट को, नोटिस देंगे आप इंफॉर्मेंट को, विक्टिम को, राइट। कॉग्नाइजेंस ले ली है और डिस्चार्ज करने का इरादा है ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट एविडेंसेस, तो वहां पर द कंप्लेनेंट नीड नॉट बी गिवन नोटिस, राइट, देना ही नहीं है बल्कि। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985. It is a landmark case, right? And it was further held in JK International versus State Government of NCT 2001 का केस है ये। आगे बढ़ते हैं। एक और सिचुएशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, where the magistrate accepted, where the magistrate accepted the final report submitted by the investigating agency and passed the order of dropping the proceedings without issuing notice to the informant. It was held to be an illegal order by the Supreme Court. बहुत important point, UPSC versus S Papaya 1997. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कहा ऑर्डर इलीगल है, राइट, दिस इज एन इलीगल ऑर्डर। लिख लिया, फाइनल रिपोर्ट एडमिट कर लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया, राइट, और उसके बाद प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी, मतलब कॉग्नाइजेंस नहीं लिया और नोटिस भी नहीं दिया इंफॉर्मेंट को, तो इसे इलीगल ऑर्डर माना। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल रिपोर्ट फाइल करते ही इंफॉर्मेंट को सूचित करना। तो मतलब आप समझ जाइए कि कोर्ट खुद बुलाती है इंफॉर्मेंट को कि आओ और तुम्हें अगर कोई प्रोटेस्ट करना है तो करो, राइट। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू द इंफॉर्मेंट in case he wants to protest the police report, then he may do so. Next point है, if the magistrate, सारे लिख लिया, scroll down करो, if the magistrate upon going through the police report takes the view that there is no sufficient ground for proceeding against some of the persons mentioned in the FIR, some मतलब उसे लगता है कि कुछ के खिलाफ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ के खिलाफ नहीं, यानी कि कुछ के खिलाफ he is in a mood to drop the proceedings, right, at this stage only, then he must give notice to the informant and provide him opportunity to be heard at the time of consideration of the report. Repetition है पिछले पैराग्राफ का, लेकिन फिर भी लिखो, right, but this requirement is not applicable when a magistrate gives discharge after having taken cognizance of the police report. Same formula, repetition, but still write it, please. 7th point, हम पढ़ चुके हैं ना कि मैजिस्ट्रेट कॉग्नाइजेंस लेने से पहले जब फाइनल रिपोर्ट फाइल होती है, when the final report is filed, तो कॉग्नाइजेंस लेने से पहले मैजिस्ट्रेट सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 का ऑर्डर पास कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि he is not happy with the police report and therefore he wants further investigation to be done. Further means additional information. Mind it, he cannot ask for re-investigation. He can only ask for further investigation.
additional investigation. He cannot write off the investigation that has already been done. वो काम सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है अपने इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए. राइट, हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए री इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है. राइट, तो अब यहाँ Sir, पर यस सर जस्ट नॉलेज के लिए पूछना सर, री इन्वेस्टिगेशन और किसी केस में हो सकता है सर, अदरवाइज देन एक्सरसाइजिंग इनहेरेंट पावर बाय द हाई कोर्ट? री इन्वेस्टिगेशन आपके पास सीआरपीसी में जो चैप्टर्स हैं, अब एक अपील का चैप्टर है, एक रिवीजन का चैप्टर है. राइट, हाँ जी, हाँ जी. अपील करते समय जो एपलेट कोर्ट है वो रीट्रायल करा सकता है, ओके सर. एडिशनल ट्रायल भी करा सकता है, हाँ और चाहे तो अगर उसे पूरे ट्रायल से ही अगर शिकायत है तो रीट्रायल करा सकता है. रिविजनल कोर्ट भी यही कर सकता है. तो ये दोनों ही जो एपलेट या रिविजनल कोर्ट्स हैं वो अपने से नीचे वाली अदालतों की प्रोसीडिंग्स हाँ जी, का री करा सकता है. हाँ जी. लेकिन री इन्वेस्टिगेशन का पावर ना एपलेट कोर्ट के पास है ना ही हाँ जी. रिविजनल कोर्ट के पास. ओके सर. ये आप हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं, जैसे कि आप रिट ऑफ सर्शियोररी लेके जा सकते हैं. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. जी सर. और एक और रिट होता है सर्शियोररी फाइड मैंडेमस का रिट. एक रिट फ्यूजन रिट है ये, हाँ जी, उसमें सर्शियोररी और मैंडेमस दोनों हैं. तो आप उसमें लिखते भी हैं रिट फॉर सर्शियोररी फाइड मैंडेमस, ऐसा देखा होगा आपने, हाँ जी. रिट ऑफ सर्शियोररी फाइड मैंडेमस. हाँ राइट, जी, तो वो तो 226 में तो देखिए हाई कोर्ट के पास वैसे भी, और हम ना रिस्क लेते भी नहीं है. हम जहां 482 की एप्लीकेशन लगाते हैं हाँ हम जी. साथ साथ अक्सर 226 भी लगा ही देते हैं. रेड विद 226 कर ही देते क्या हैं. रेड विद 226 कर ही देते हैं. करते ही है ना, प्रैक्टिस में है हमारे. बिल्कुल, बिल्कुल क्यों? सर. क्योंकि हाई कोर्ट ही जब जाना है तो क्यों ना उसकी सारी शक्तियों का आवाहन कर लिया जाए. बिल्कुल सर. लेट अस हेरोल्ड all the powers of the high court which the high court has. हाँ क्यों जी, हम उसका सिर्फ वही पावर मांगे. और मजा क्या है इसमें कि आप अगर 226 नहीं लगाते, राइट, सिर्फ 482 की एप्लीकेशन करते हो, तो हाई कोर्ट वहां पर सिर्फ वही कर पाएगा जो 482 में वो कर पाता है. बिल्कुल और बाय द कंडीशनल है. आपका ये एप्लीकेशन डिसमिस हो गया, हाँ अब जी, 226 भी नहीं लगा पाओगे कभी. बिल्कुल सर, बिल्कुल. लार्जर पावर्स को इन्वोक करने के लिए कि ए हाँ हाई जी, कोर्ट अपने और छुपे पावर्स को निकाल बाहर, ये कहीं नहीं हाँ पाओगे तुम. कंस्ट्रक्टिव जी. रेजुडिकेटा लग जाएगा. बिल्कुल सर. ठीक है, जी तो सर. इसलिए हाँ ठीक है ना, इसलिए दो बातों में कभी गलती नहीं करनी चाहिए. एक हाँ जी, कि आप जिस फोरम में जा रहे हैं उस फोरम की जितनी शक्तियां हैं ना सारी मांग लो, क्या हाँ पता जी, किसका काम आ जाए उस बीच. बिल्कुल सर. दूसरा कि प्रेयर में हमेशा लास्ट में एक रेसिड्यूरी प्रेयर होना चाहिए कि बाकी हुजूर जो आपको ठीक लगे. हाँ जी सर, वो तो होता ही है हर बार. वो अगर नहीं मांगा, और हाँ जो जी, प्रेयर में जो आपने स्पेसिफिकली मांगा है, हाई कोर्ट का वो मूड नहीं है देने का, हाँ जी, बाकी मांग भी नहीं पाओगे. बिल्कुल सर. ठीक है, अब जैसे मांगा ही है कि सर हमें 5 रुपए दिला दो, हाँ और जी, नहीं तो हमें घर दिला दो, और तीसरे में लिखा नहीं कि बाकी जो आपको ठीक लगे हुजूर माई बाप वो दिला दो. हाँ जी, 5 देना नहीं, हाई कोर्ट कहता नहीं 5 तो नहीं देते, और घर भी नहीं दिलाएंगे, तो डिसमिस गया. बिल्कुल. और अब उसके बाद अब दोबारा रिट लगा ही नहीं पाएंगे, कोई और रेमेडी मांगने के लिए लग गया कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेट. बस जो दिखाता था. तो दैट इज अ कस्टम कि आप सब मांग लो. 226 482 वही जाना है, उसी के पास जाना है, तो एक ही क्यों लेकर जाए. ठीक है ना, हम उनको सारी बातें याद दिलाएंगे कि ए हाई कोर्ट आपके पास जारी शक्तियां हैं, हेडिंग में देखिए लिख दिया हमने, सारी लगाएं प्लीज, हमें न्याय चाहिए. हाँ जी, I'm sorry for this dramatic expression, but this is how, you know, it's necessary. नहीं सर, कोर्ट में तो कई बार वो देखा है. ये तो सर आप तो बिल्कुल जस्टिफाइड है सर, ऐसी कोई बात. ऑफलाइन कोर्ट इसीलिए तो हमें पसंद है ना. हाँ जी, ऑनलाइन में तो कुछ बोलना भी चाहते हैं, वहां से एक बदतमीज स्टाफ होता है, म्यूट कर देता है. हाँ जी, होता है सर.
ऑफलाइन में हमें कौन भगा लेगा, हम तो ऑफलाइन ना, ऑब्वियस है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देयर इज नो स्पेस फॉर कोर्ट क्राफ्ट इन ऑनलाइन। कोर्ट क्राफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यू टू पॉसिटिव टाइम समटाइम्स द जज इज नॉट इन अ मूड टू गिव यू टाइम। आपके केस में मेरिट भी है लेकिन वो मूड में नहीं है सुनने के लिए, इज ऑक्यूपाइड विथ बेटर थिंग्स। शायद आपका तो छोटा केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शायद आपका वो नहीं इंपॉर्टेंट हो, आपको टाइम ना दे, या वो आपकी सुनने को राजी नहीं। तो अभी 4-5 दिनों पहले की बात है, नाम नहीं लूंगा मैं, म्यूट ही कर दिया। उसी दिन मैं कुर्सी से गिर भी गया, कुर्सी ही टूट गई, मैं इतना एजिटेटेड हो गया था, तो म्यूट कर दिया वहां से। आप क्या कर लेंगे उसको, यू कांट एंटर इनटू द ऑप्टिक फाइबर। नहीं तो मन तो था कि तरंग बन जाए उसी ऑप्टिक फाइबर में, वही प्रकट हो जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे, यू आर म्यूटेड। आप क्या करते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको वाकई प्रैक्टिस सीखना, हम अपने जूनियर्स को कैसे सिखाएं या मेरे सीनियर्स मुझे कैसे सिखाएंगे, ऑनलाइन में सिखाया ही नहीं जा सकता। बल्कि ज्यादातर सीनियर्स ने तो इतनी चालाकी कर दी, सारे जूनियर हटा दिए, खुद ही स्कैनिंग में लगे हुए। हो रहा है सर, ये फर्क पड़ रहा है बहुत। हाँ, अरे काफी जूनियर हटा के अब तो सब उनके पास ही है ना, वहीं प्रिंट सर एक ही टेबल पे सारे केसेस आ गए, और क्या चाहिए। ठीक है, वहीं पे अपना स्कैन करा, अब वो अकेले ज्यादा काम कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो जूनियर्स को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। पहले जूनियर्स को वो भेज दिया करते थे कि जाओ भी तुम डीआरटी चले जाओ, तुम एनसीएलटी चले जाओ, तुम हाईकोर्ट चले जाओ। अब वो वहीं बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं। हाँ जी। और कहीं वाइफ भी वकील निकली तो हो गया काम, सारे जूनियर्स खत्म। ठीक है। वाकई की क्या बात है। नहीं सर, रियलिटी तो यही है। कुछ तो मैंने सफर किया है, मुझे कुछ मेरे सीनियर्स काम दिया करते थे, बंद हो गया। हाँ जी। और कुछ मैंने सफर करा दिया है। Anyways, so this is the bitter truth of corona. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7th पॉइंट है ना, हाँ, a magistrate after taking cognizance of the offense on the basis of police report can order further investigation, but he cannot order on his own. Beautiful point. कॉग्नाइजेंस से पहले भी 173(8) लगता है, कॉग्नाइजेंस के बाद भी लगता है। किसका? पुलिस रिपोर्ट का। पुलिस रिपोर्ट आया है, कॉग्नाइजेंस ना लेके 173(8) लगा लो, रेड विथ 156(3) ऑल्सो। और कॉग्नाइजेंस ले लिया तब भी आप 173(8) लगा सकते हैं। लेकिन अब एक फर्क आ जाएगा। फर्क यह आ जाएगा कि वंस द मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्नाइजेंस, अब पुलिस उसके पास अगर आती है कहने कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें करना है, इजाजत दे दो, जो मांगना जरूरी नहीं था, दैट वाज नॉट नेसेसरी। पुलिस का ये राइट है, मैंने बता दिया है आपको। वो मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस आई है मैजिस्ट्रेट से लेने परमिशन, तो ही विल ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। He cannot order further investigation on his own after having taken cognizance. It's true that he can order further investigation in pre-cognizance stage also and post-cognizance stage also, right? Post-cognizance not on his own, right? इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में लिख भी दिया है, प्लीज नोट द एक्सप्रेशन ऑन हिज ओन। और ये जो आपने हमेशा से एक कहावत सुन रखी है कि 156(3) इज प्री-कॉग्नाइजेंस and 173 subsection 8 is post cognizance, इस तरह का डिफरेंस दोनों में नहीं है। दिस इज अ रूमर, ये एक अफवाह है। 156 सबसेक्शन 3 जीनस है, 173 सबसेक्शन 8 स्पीशीज है। कॉग्नाइजेंस से पहले, राइट, 173 सबसेक्शन 8 बिल्कुल अप्लाई होता है, राइट। और ये मैं कई केस लॉस के द्वारा आपके सामने रख चुका हूं। कॉग्नाइजेंस के बाद वो अपने आप से फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करेगा, कोई उसे आके कहेगा। somebody has to come to invoke the power underlying section 173 subsection 8. so who can that somebody be?
that somebody can be the police, right? Or can that somebody be the informant? Yes, informant भी इसका ये पावर इन्वोक कर सकता है, कॉग्नाइजेंस ले भी लिया तब भी, हालांकि इंफॉर्मेंट को राइट टू बी हर्ड तो मिला ही था, राइट? लेकिन जब तक केस इनिशियल स्टेज में है वो इस पावर का इन्वोकेशन कर सकता है, राइट? कि योर लॉर्डशिप प्लीज इन्वोक दिस पावर, further investigation is required, right? Always remember, justice is more important than procedure, right? We should not stick to the procedure at the initial stages where we have just started it, right? Later, if the trial begins, then further investigation would cause enormous trouble, would cause predicament to the accused person, Okay. right? But before that, when the case is in this initial stage, जिसमें कि accused की participation ही नहीं होती है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है। बट सर पुलिस को तो जरूरत नहीं होती फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, आपने बिल्कुल जैसे जरूरत कहा नहीं होती, लेकिन पता है क्या हुआ है, ये थ्योरी है। थ्योरेटिकली मैं आपको बता दूं कि पुलिस का ये राइट, बार बार कह रहा हूं, पुलिस का अधिकार है, ये मजिस्ट्रेट का पावर अधिकार है, और वो स्टैट्यूट ने दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि वो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट से बिना पूछे भी कर सकते हैं। लेकिन एक ना डेकोरम एस्टैब्लिश हो गया है कि नाउ दैट द मैजिस्ट्रेट इज एनग्रॉस्ड विद द मैटर, तो उसे बताना चाहिए, और डिसेंसी है कि उससे पूछा जाना चाहिए। और चूंकि ये हमेशा से होने लगा, तो याद है एक डॉक्ट्रिन के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, कंटेम्पोरानिया एक्सपोजिशियो। क्या है वो डॉक्ट्रिन? कंटेम्पोरानिया एक्सपोजिशियो, मतलब काफी समय से और अब तक, कंटेम्पोररी तक कोई प्रैक्टिस अगर हो रही है तो इट अज्यूम्स द शेप ऑफ लॉ, वो विधि का आकार ले लेता है। तो एक उसी तरह का ये कन्वेंशन बन चुका है कि पुलिस वाले मैजिस्ट्रेट से पूछने जाते हैं कि सर हमें कुछ नए फैक्ट्स आए हैं रोशनी में, सम न्यू फैक्ट्स हैव इमर्ज्ड, तो वी नीड टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट? और उनका ये राइट ट्रायल के कमेंसमेंट तक चलता है। इस बीच वो कभी भी आ सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास। तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बात बता दी है कि दे नीड नॉट आस्क द मैजिस्ट्रेट, तो इसका मतलब कभी बिना पूछे अगर कर डाला फर्दर इन्वेस्टिगेशन और सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर आ गए, यानी कि एडिशनल चार्जशीट, तो मैजिस्ट्रेट मना नहीं कर देगा कि मेरे से पूछा नहीं यार तुमने, व्हाई डिड नॉट यू आस्क मी, राइट, आई वोंट टेक दिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट, गो अवे, ऐसा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये राइट तो है ही। आई होप दैट इज क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। Further investigation against the accused who has duly appeared before the magistrate in the course of proceedings, बेचारा duly appear है, यानी समन किया गया था और दौड़ा चला आया था, या वारंट से ही आ गया था, अरेस्ट करके ही ले आया गया था, कस्टडी में आया था बेचारा, लेकिन ड्यूली आ गया है, तो अब उसके खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, राइट? वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर अब उसके खिलाफ नहीं दे सकता है। ये रेस्ट्रिक्शन मैजिस्ट्रेट पर है, राइट? ये रेस्ट्रिक्शन पुलिस पर नहीं। पुलिस चाहे तो अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसी एक्यूज्ड के खिलाफ चुपके राइट और एविडेंस जुटा सकती है। भाई जहां 9 एविडेंसेस वो ला चुकी है, एक आध और आ जाएगा तो अच्छा ही है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं ला सकती, या क्या पता इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स पुलिस वालों को लगे कि यार इस पे तो एक नया चार्ज लगना चाहिए, ये चार्ज तो रही गया नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स इन द सेम केस, राइट? पहले 2 चार्जेस लगाए थे, लेकिन अब पता चला कि नहीं, तो ज्यादा चार्ज, अबेटमेंट का चार्ज लगाया था, क्या पता हो सकता है उन्हें चार्ज ही मॉडिफाई करना पड़े। पहले सिर्फ अबेटमेंट का चार्ज लगाया क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस नजर आई थी उससे अबेटमेंट का था, बाद में पता चला ये तो खड़ा भी था वहां पर, 34 भी लग के उस पर ऑफेंस का भी चार्ज लगना चाहिए।
Are you getting my point? कैसा हो सकता है? नए फैक्ट इमर्ज हुए, पता चला ये गेट पे खड़ा भी था, उकसा तो रहा ही था, खुद खड़ा भी था वहीं पर और ओवरटेक्ट भी कुछ कर रहा था, राइट? तो अब पुलिस वाले चाहते हैं कि सर सेक्शन 34 की वजह से ना 302 भी लगना चाहिए, मर्डर भी हुआ था, सिर्फ अबेटमेंट का नहीं लगेगा चार्ज। Are you getting my point? बातें बढ़ गई ना, चार्जेस मॉडिफाई हो जाएंगे, अब क्या पता 120 भी लगे, जो भी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चार्जेस नीड टू बी मॉडिफाइड नाउ। तो क्या न्याय नहीं होना चाहिए? Shouldn't the accused get punished for what he has done only because technically only 2 charges have been framed against him? No. तो पुलिस के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कृपया ध्यान से पढ़ें। He, magistrate साहब, cannot order on his own further investigation against the accused who has duly appeared before the magistrate in the course of proceedings. So this is a restriction on his own, right? But let's say ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल लाइन लगती है, मुझे लगता है इस लाइन का कोई यूज नहीं, थ्योरेटिकल लाइन है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा जजमेंट कि पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं। पुलिस वाले को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ जजमेंट्स में एक बात कही है, राइट? वो जजमेंट मेरे नोट्स में है, मैंने दिया है। यही सब ना प्रॉब्लम एरियाज जहां पे ना क्लियर नहीं हो पाती है चीजें, इसलिए मैं थ्योरेटिकल बातें आपको बता देता हूं कि वही सत्य है जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, बाकी सब असत्य है, क्योंकि क्या पता कब चेंज हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना मेंशन कर दिया है विनू केस में कि टिल द ट्रायल वर्ड ही लिख दिया, राइट? फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब तक हो सकती है? राइट, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल तक, ट्रायल के आरंभ तक। तो अब ये लाइन जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में है ना, उससे ये कंफ्यूजन क्लियर होता है कि क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब ट्रायल शुरू हो जाए तो हो ही नहीं सकता क्या? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया कि कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, क्योंकि ऐसे में उसे ट्रायल को रोकना पड़ेगा फिर, क्योंकि ट्रायल आधे अधूरे चार्जशीट के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रायल भी चले और पुलिस को कह दिया जाए, ए पुलिस जाओ तुम इन्वेस्टिगेशन भी करते रहो तब तक मैं ट्रायल भी कर रहा हूं। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा? ट्रायल होगा ही क्यों? सबसे पहली बात, सीआरपीसी में ट्रायल की जो कल्पना की गई है, द ट्रायल एज इट हैज बीन कॉन्टेम्पलेटेड शुड टेक प्लेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कितना एब्सर्ड ये आइडिया है कि जिस एक्यूज्ड के खिलाफ मैजिस्ट्रेट को लग रहा है इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो अधूरी पे ट्रायल करेगा क्या? इट इज अनैथेमा टू द स्कीम ऑफ सीआरपीसी। फाइनल रिपोर्ट के बाद ट्रायल इसलिए कॉन्टेम्पलेट किया गया कि ट्रायल तब होनी चाहिए व्हेन देयर इज कंप्लीशन, राइट? तो इसलिए मैं एक बात फिर से बता रहा हूं, ट्रायल चल रहा है, मैजिस्ट्रेट अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा तो कॉमन सेंस लगा लो, ट्रायल रोकनी पड़ेगी उसे, क्योंकि अधूरे तथ्यों के आधार पर जब वो खुद मान रहा है कि फर्दर करो इसके खिलाफ, मोहन के खिलाफ फर्दर करो, तो मतलब मान रहा है मोहन के खिलाफ पूरा नहीं है, तो अधूरे पे करेगा क्या ट्रायल? तो रोकना पड़ेगा उसे। ये उसके राइट का हनन है, मोहन जी के, उसका फेयर ट्रायल का राइट और स्पीडी ट्रायल का भी राइट है मोहन जी के, राइट? वो जेल कस्टडी में सड़ेगा बेचारा, या बेल पे भी बाहर रखोगे तलवार तो फिर भी लटकी रहेगी, क्या पता कब उठा लिए जाए फिर से, राइट? लेकिन पुलिस चाहे तो ट्रायल के दौरान इन्वेस्टिगेशन अपनी चालू रख सकती है, राइट? मिला तो मिला, नहीं मिला तो इधर जजमेंट आ जाएगा, कोई बात नहीं। गॉट माय पॉइंट? पुलिस अपना चुपके से काम करती रह सकती है। अगर ट्रायल चलते चलते में पुलिस को मिल गया, एक एप्लीकेशन लेकर ये आ जाएंगे 311 की, 211 की, राइट? आकर मैजिस्ट्रेट से एक एप्लीकेशन लगा लेंगे 211 की, पावर 211 में है ही उसका एडिशनल चार्ज लगाने का। पुलिस वाले कहेंगे कि सर पता है जब आप ट्रायल करा रहे थे ना, तो हम ना कर रहे थे अपनी इन्वेस्टिगेशन, हमें कुछ नए फैक्ट्स मिल गए, और वो जज साहब को मक्खी दिखा देंगे। अब जज साहब बेचारे मक्खी देखने के बाद अब उसे कैसे निकले, कहेंगे ठीक है यार चार्ज ऐड करो,
आई गेटिंग माय पॉइंट? तो जज साहब चार्ज ऐड कर सकते हैं, विटनेसेस की टेस्टिमनी के बेसिस पर नया चार्ज ऐड कर सकते हैं। पुलिस की यही वाली जो चुपके वाली इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, चुपके चुपके बिना मैजिस्ट्रेट से पूछे हुए, उसके आधार पर, राइट, जब पुलिस वाले पूरा पक्का हो गए कि हमारे पास इतने एविडेंसेस इसी अक्यूज मोहन के खिलाफ आ गए हैं कि मोहन पे एक चार्ज और जोड़ा जा सकता है, तो आ जाएंगे 211 की एप्लीकेशन लेकर। मेरी बात आ गई? तो मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कह सकता। कब? जब एक्यूज पेश हो चुका है और एक्यूज पे ट्रायल चालू हो चुका, क्योंकि मैजिस्ट्रेट कहेगा तो उसे ट्रायल रोकनी पड़ेगी, लेकिन पुलिस अपने आप से चुपके चुपके करती रहेगी तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल थोड़ी ना रोक रहा है, ट्रायल चलता रहेगा। अगर पुलिस वालों की किस्मत अच्छी रही तो ट्रायल चलते चलते में आ जाएंगे कुछ फैक्ट्स, 211 लग जाएगा, राइट, या 319 लग जाएगा, नया एक्यूज्ड भी, दिनेश कौशिक पकड़ा गया भाई, अच्छा दिनेश तुम भी थे, राइट, वो आ गया, ये भी हो जाएगा। और अगर पुलिस वाले बदकिस्मत रहे, कोई बात नहीं, जजमेंट आ जाएगा तब तक, व्हाटएवर इट इज। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस लाइन का इंपॉर्टेंस समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन? प्लीज टेल मी। Yes, sir. आसान कॉन्सेप्ट, यस सर। राइट। केस का नाम था रणधीर सिंह राणा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1997। रणधीर सर एक डाउट था सर, अगर पीटी में क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग ट्रायल मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इसमें क्या होगा, यस या नो? सर ट्रायल रोक के तो दे ही सकता है ना कि ठीक है आप कर लो, मैं ट्रायल रोक देता हूँ उतने दिन के लिए। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कैसे रोक लेगा? लैंडमार्क जजमेंट है। पीटी का ये क्वेश्चन बेयर एक्ट पे बेस्ड है ही नहीं है, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर पीटी में आ रहा है, आया भी है, तो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पीटी में सिर्फ बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही थोड़ी होता है, जजमेंट बेस्ड भी होते हैं। जो लैंडमार्क केसेस होते हैं उनके भी ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि जजमेंट का नाम देकर, या हो सकता है कि रेशियो ही दे दें और नीचे 4 जजमेंट्स लिख दें और कहें कि इनमें से किस जजमेंट का ये रेशियो है। ऐसे पीटी में क्वेश्चंस आते हैं। या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, उसमें ये एक भी स्टेटमेंट रहे। तो यहाँ पर जब साफ साफ लिखा हुआ है, राइट, और ट्रायल वाले चैप्टर में कहीं पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जिक्र ही नहीं है बेयर एक्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा है कि मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर नहीं दे सकता है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि पुलिस वाले अपने बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि जस्टिस के लिए आंखें थोड़ी बंद कर ली जाएंगी। डबल जेपीडी लगेगा, प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होगा जजमेंट आने के बाद ना, तब तक डबल जेपीडी भी तो नहीं लग रहा है, राइट। तो और रिफाइनमेंट अगर करी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? और दूसरी बात की बात भी समझ में आती है, हमें पता है सीआरपीसी में नए चार्जेस ट्रायल के दौरान ऐड किए जा सकते हैं जो चार्जशीट में थे ही नहीं। हमें पता है सीआरपीसी में नए एक्यूज्ड ऐड किए जा सकते हैं 319 में, जबकि वो चार्जशीट में नहीं थे, बल्कि इंक्वायरी के समय भी नहीं पता था, राइट। तो ये कैसे हो सकता है? कैसे होता होगा? या तो ये वैसे होता होगा कि मैजिस्ट्रेट को ही इसकी भनक लग जाती होगी, गवाहों के टेस्टिमनीज के बेसिस पर मैजिस्ट्रेट को पता चल जाता होगा कि पुलिस वालों से कुछ छूट गया है, या पुलिस वाले एप्लीकेशन लेके चले आते होंगे। गौर कीजिएगा कि 211 में अगर मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, कहीं भी ना बेयर एक्ट में आपको किसी का पावर नजर आए तो मान लीजिए कि आप इसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। शक्ति का मतलब होता है कि या तो वो स्वयं जब उसकी इच्छा हो लगाए, या आप उससे प्रे कर सकते हैं कि सर यहाँ आपको ये शक्ति लगानी चाहिए, ताकि वो डिसाइड करे लगाना है कि नहीं लगाना है। तो पुलिस वालों ने मान लो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी, रिफाइन कर दी इन इन्वेस्टिगेशन को, और उन्हें कुछ नए तथ्य मिल गए। तो जब वो लेकर आएंगे और इसके बेसिस पर नए चार्ज ऐड करना चाहेंगे, राइट, तो अब मैजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो अपने 211 की शक्ति का इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा। मना भी कर सकता है, कह सकता है नहीं मैं चार्ज नहीं ऐड करूंगा, फॉर विच ही हैज टू गिव अ रीजन, क्योंकि पावर अगर लगाएंगे तो रीजन देना होगा। हमारे इंडिया में तो यही है ना, wherever you invoke your power, exercise your power, you have to give reasons, बस, राइट। तो सबके हितों का संतुलन यहां पर देखा जा रहा है, राइट। Interests of all the people are being balanced here. I hope you have understood this. Yes, sir. Right.
8th पॉइंट, 8वें बिंदु पर आते हैं। फाइनल रिपोर्ट by police against absconding accused can be filed if the investigating officer finds sufficient evidence against the accused. He need not wait till his arrest. Important point है, दिनेश डालमिया वर्सेस CBI 2008 का केस। राइट, गौर करना, यहां पर एक्यूज्ड एब्सकॉन्ड कर गया, तो पॉसिबली ये हुआ होगा कि उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं हुआ होगा, भागा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसे अरेस्ट किए बिना, क्योंकि वो मिल नहीं रहा, सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं जो उसे लगता है कि इतने पर्याप्त हैं कि ट्रायल हो सकती है, तो ठीक है। राइट, उसे अरेस्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट वेट टिल द अरेस्ट, वो अपना फाइनल रिपोर्ट जाके फाइल कर देगा। राइट, और मैजिस्ट्रेट कॉग्नाइजेंस भी ले लेगा, क्योंकि आपको पता है कि ना तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में और अप टिल द स्टेज ऑफ कॉग्नाइजेंस एक्यूज्ड का पार्टिसिपेशन का कोई राइट ही नहीं। एक्यूज्ड के लिए ऑडियो ऑल्टरम पार्टम है ही नहीं, कर चुके हम ये कॉन्सेप्ट। एक्यूज्ड के लिए देयर इज नो राइट टू बी हर्ड, तो नहीं भी है तो कोई बात नहीं। राइट, उसका कोई राइट प्रेजुडिस नहीं हो रहा। राइट, अगर राइट उसका प्रेजुडिस हो रहा होता तब तो एक बात होती। जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट, एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस स्टेज में तो वैसे भी एक्यूज्ड का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ही नहीं, ऑडियो अल्टरम पार्टम है ही नहीं। क्या हमने ये पढ़ रखा है? हैव वी स्टडीड दिस अर्लियर? राइट, आपके नोट्स में भी ये है, एक पॉइंट में केस का भी मेंशन किया हुआ है मैंने, इसलिए यहां तक सब ठीक है। राइट, अब एक और बात, अब जब यहां तक बात आ गई तो क्यों ना हम एक ऐसी बात भी पढ़ लें जो अभी फिलहाल नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि अगर मान लो कि फाइनल रिपोर्ट के बाद भी एक्यूज जो है अभी तक भागा ही हुआ है, मतलब मिला नहीं है अभी तक, ही इज एब्सकॉन्डिंग, सारी कोशिशें कर ली गई, अरेस्ट वारंट नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, सेक्शन 82 भी लगा लिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, प्रॉपर्टी अटैच कर ली, सब उसके साथ जो करना था कर दिया। ऑल द प्रोसेसेस दैट कुड हैव बीन अडॉप्टेड फॉर कंपेलिंग हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस के लिए, उसे मजबूर करने के लिए जो करना था सब कर लिया, नहीं मिला तो क्या किया जाएगा? फाइनल रिपोर्ट हाथ में है, कॉग्नाइजेंस ले ली है, अब क्या करें? तो ठीक है, जब तक नहीं मिलता है तब तक कुछ करते रहे। राइट, एकदम से रुक तो सकते नहीं, और हमारी गलती तो है नहीं, एक्यूज एब्सकॉन्ड कर रहा है। तो गौर करेंगे कि ट्रायल का एक हिस्सा होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस ही होता है। राइट, उसके बाद एक्यूज्ड की एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद एक्यूज्ड को मौका दिया जाता है डिफेंस एविडेंस लाने के लिए। यही है एक औसत स्ट्रक्चर ट्रायल का। पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस, क्योंकि प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट। प्रोसिक्यूशन को तो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना, पहले तो उसका बर्डन है ये साबित करना, फिर अपने आप को बचाएगा एक्यूज। अच्छा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान जितने भी गवाह आएंगे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा एक्यूज। राइट, प्रोसिक्यूशन अपना गवाह बुलाएगा, वो अपने गवाहों का करेगा EIC, एग्जामिनेशन इन चीफ, और एक्यूज्ड यानी डिफेंस उन्हीं गवाहों का करेगा CE, क्रॉस एग्जामिनेशन। ट्रायल बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब जब तक एक्यूज आता नहीं, राइट, तब तक यही है ना कि वो क्रॉस नहीं कर पाए। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में एक एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर उसके बाद क्रॉस होगा। एक्यूज हैज द राइट टू क्रॉस, राइट, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो है नहीं, बिकॉज ही इज नॉट देयर। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, कम से कम एविडेंस रिकॉर्ड तो कर लेते हैं। राइट, कुछ तो काम होता रहे। एग्जामिनेशन इन चीफ तो हो ही सकता है ना, प्रोसिक्यूशन है ही, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, बाकी सब तो है। तो लेट एविडेंसेस बी रिकॉर्डेड।
जब इस दौरान वो मिल जाएगा तो क्रॉस उसको कहेंगे कर लो, उसे मौका दिया जाएगा। यहां पर एक्यूज्ड के साथ बहुत बुरा भी हो सकता है, जानते हो क्या? कि जो एविडेंस रिकॉर्ड हो गया उसमें मान लो एक विटनेस था घनश्याम, बड़ा इंपॉर्टेंट विटनेस था, राइट? उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हो गई और जब एक्यूज्ड मिला और कोर्ट लाया गया और कहा गया कि कर लो क्रॉस, अब तुम मिल गए हो, ताकि प्रोसिक्यूशन एविडेंस का समापन हो। घनश्याम की डेथ हो चुकी है, अब घनश्याम इस दुनिया में नहीं, तो पता है इससे घाटा किसका हुआ? क्रॉस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन घनश्याम के एविडेंस को सब्सटैंटिव एविडेंस माना जाएगा। अब घनश्याम जी का जो स्टेटमेंट है कोर्ट में शपथ लेकर लिया गया है, अब इसे क्या माना जाएगा? देखिए, अगर आप में से कोई घनश्याम है, मैं अक्सर ये सब नाम ले लेता हूं ना, मुझे केसेस के नाम में से कुछ नाम याद आ जाते हैं। जिन भी केसेस से मैं ये एग्जांपल्स आपको देता हूं ना, वो केसेस के नहीं, कैरेक्टर्स मुझे कुछ याद रह जाते हैं, उनके नाम ले लेता हूं। अच्छा रहता है ना ABC XYZ कहने से, तो इसलिए प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ऑल दीज नेम्स हैव नो रिलेशनशिप विद एनी लिविंग कैरेक्टर। तो जो हमारे घनश्याम जी हैं तो है नहीं इस दुनिया में, तो इसमें क्या दिक्कत आई पता है बेचारे एक्यूज्ड को, कि नाउ दिस इज अ सब्सटैंटिव एविडेंस, बाकायदा उसके खिलाफ यूज किया जाएगा, राइट? एविडेंस एक्ट में उन लोगों का स्टेटमेंट जो ड्यूली रिकॉर्डेड हुआ, लेकिन अब या तो वो इस दुनिया में नहीं रहे या इतने दूर चले गए कि पता नहीं कहां, या इतने दूर हैं कि बिना असुविधा के और बिना अननेसेसरी डिले के उन्हें बुलाया नहीं जा सकता है। और यू गेटिंग माय पॉइंट? कोलोराडो में है वो, डनवर में, पहाड़ों में घुसे हुए कहीं। अब आई कौन आएगा यार डनवर से यहाँ पे? उनके माता पिता की मृत्यु होगी तब तो वो आए नहीं, गवाही देने आएंगे उल्टा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसे में उनका ड्यूली रिकॉर्डेड स्टेटमेंट सब्सटैंटिव एविडेंस के तौर पर, हालांकि इसे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं कहेंगे अब, बिकॉज इट हैज नॉट बीन पुट टू टेस्ट बाय क्रॉस एग्जामिनेशन, दो it is the fault of the accused only, still let him not suffer because of his fear, डरपोक कायर, राइट? सिर्फ इसलिए उसे सफर ना करने दिया जाए। लेकिन फिर भी एक्यूज्ड का घाटा तो हो गया ना, कि कहीं अगर दूसरे एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेशन हो गई, राइट, तो बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के, बिना विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच किए हुए मौका पाए, अब इसके खिलाफ इस एविडेंस का इस्तेमाल हो जाएगा। Are you getting my point? तो थोड़ा सा तुम भी सफर करो यार, सारे के सारे राइट्स तुम ही क्यों लेके रहो? Since you absconded, you did not participate in the trial, you should also suffer. हाँ, अगर वो आदमी अवेलेबल है, जिंदा है, आसपास ही है, तो ठीक है, फिर क्रॉस के लिए उसे बुला लेंगे हम एक बारी, राइट? खर्च तुम बेयर करोगे, यू विल बेयर द खर्च, विटनेस के आना जाना वगैरह वगैरह का खर्च बेयर करोगे। पहले प्रोसिक्यूशन बेयर कर रही थी, तुम अगर दे पाए तो ठीक है, नहीं तो प्रोसिक्यूशन तो है, इंडाइजेंट एक्यूज्ड के लिए तो सरकार है, क्या करें, राइट? तो ये सारी चीजें होंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो इसीलिए सेक्शन 299 तुम देख सकते हो, सेक्शन 299 सीआरपीसी में यही बात लिखी हुई जो मैंने बोल दी अभी। आई होप दैट इज क्लियर कि इवन व्हेन द एक्यूज्ड इज absconding, right, the proceedings must not stop, right? At least all those proceedings must be undertaken that are possible without the presence of the accused, right? Examination in chief तो हो ही सकता है, रिकॉर्ड में जब रहेगा, एक्यूज जब भी आएगा उसे दे दिया जाएगा, पढ़ लेगा वो, उसके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाया करेगी, विटनेसेस को बुला लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। आई होप दैट इज क्लियर, राइट? काम चलता रहे, काम रुके।
सर 170 में तो ये भी बात लिखी हुई है ना कि एक्यूज को फॉरवर्ड किया जाए अंडर कस्टडी मजिस्ट्रेट को ट्रायल कमेंस करने के लिए। हाँ तो फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, वो तो एब्सकॉन्ड कर रहा है। तो फिर ट्रायल ही नहीं शुरू होनी चाहिए ना सर, इस टाइप के अगर ट्रायल कोई कहाँ शुरू हुआ है? ट्रायल तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद होगा ना, अभी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो रहा है। ट्रायल तब होता है ना जब इस एविडेंस का रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि बाकायदा एग्जामिनेशन इन चीफ प्लस क्रॉस सब साथ में चल रहे होते। अभी तो ट्रायल हो ही नहीं रहा है। तो रिकॉर्डिंग को सर ट्रायल में नहीं काउंट करेंगे? नहीं, सिर्फ एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जो किए जा सकते हैं उसके बिना भी, एक्यूज के बिना भी, क्योंकि काम रोका क्यों जाए। और सेक्शन 299 इज ए स्पेशल केस, तो जाहिर सी बात है सारे जनरल रूल्स पे ये भारी पड़ेगा, क्योंकि इट कॉन्टेम्पलेट्स अ सिचुएशन वेयर द अक्यूज्ड इज एब्सकॉन्डिंग। और सेक्शन 170 जो लिखा गया था वो ये सोच के लिखा गया था कि अक्यूज्ड इज नॉट एब्सकॉन्डिंग, राइट। उसमें क्या सिचुएशन है कि अक्यूज्ड है, या तो बेल पे बाहर है या ऑलरेडी अंदर है, दो में से कोई एक बात थी, या कभी अरेस्ट ही नहीं हुआ था। याद है ये तीन सिचुएशंस हमने डिस्कस किया व्हाइल डूइंग 170। यस सर। लेकिन 299 डील्स विद द सिचुएशन वेयर द अक्यूज्ड इज एब्सकॉन्डिंग, इट्स अ स्पेशल सिचुएशन। 170 ये सोच के लिखा ही नहीं गया था, तो व्हाई आर वी अप्लाइंग 170 हियर? थैंक यू। एक ही स्टैट्यूट के जब दो सेक्शंस हो तो दोनों ही सेक्शंस को लड़वाओ मत, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाओ। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के उल्टा नहीं, बल्कि दोनों एक अपने आप में अलग अलग परिस्थितियों की बात करते हैं। जिस परिस्थिति की बात 299 करता है वो 170 में ही करता है, 170 में बाकी परिस्थितियां होंगी। दैट्स इट। तो यहां पर ट्रायल वैसे भी नहीं हो रहा। ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल का मतलब होता कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता, राइट। ट्रायल का मतलब होता कि उसमें डिफेंस एविडेंस होता, एक्यूज का एग्जामिनेशन होता, तब तो ट्रायल। यहाँ पे सिर्फ एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, दैट्स इट, राइट। जो गवाह हैं उनका कम से कम स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो कर लो भाई। गवाह एक्यूज के मिलने तक इंतजार थोड़ी करता रहेगा, राइट। तो ऑन ओथ अब तक गवाहों का स्टेटमेंट सिर्फ 161 164 वाला है, एक बार ओपन कोर्ट में भी तो हो जाए रिकॉर्डिंग, राइट। कब तक वेट कराएंगे इन गवाहों से? तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लो। रिकॉर्डिंग करने से एक फायदा ये होगा कि कल को सेक्शन 32 लगाना होगा तो लगा लिया जाएगा। सेक्शन 32 में 8 क्लॉजेस है ना, 8 सब सेक्शंस, राइट। तो बाकी में से कोई एक लग जाए, सेक्शन 33 लग जाए, कुछ तो लगे, वो लगा लिया जाएगा। इसलिए इट इज नॉट ट्रायल। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। सेक्शन 299 में कहीं पर भी ट्रायल वर्ड नहीं, सेज रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, राइट। सच तो ये है कि सर जब रिकॉर्डिंग होगी हाँ। तो डिफेंस काउंसिल उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे? एक्यूज जब है ही नहीं तो डिफेंस कहां से आ गया? जब एक्यूज है ही नहीं तो कहां से आ गया डिफेंस काउंसिल? सर झगड़ा तो absconding है। क्रॉस को ही हो रहा है कि क्रॉस नहीं हो पाएगा अगर कल को आ भी गया तो। यहीं पर तो सर सारी बात रुक रही। हाँ तो यही तो हमने बताया, तभी तो क्रॉस नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग करके छोड़ देंगे। हाँ। और जब कभी भी एक्यूज आएगा पकड़ में तो फिर उसको हम मौका दे देंगे क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो जितने गवाह बुलाए जा सकते हैं उन्हें बुलाकर एक्यूज को मौका दिया जाएगा भाई क्रॉस का, क्योंकि हाँ। उनके एविडेंसेस रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हो चुके हैं, हाँ। तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। जिनका नहीं हो पाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन वहां पर एक्यूज को घाटा है। हाँ। What नसीब is the नहीं। loss? What loss will he bear? That in case that witness is already dead, right? तो अब उसके स्टेटमेंट का क्या करें? उसका स्टेटमेंट डिस्कार्ड नहीं होगा, बल्कि इट विल बी यूज्ड एज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ये आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट के We have 32 हाँ? 32 32 कौन सा 32 में कौन सा सबसेक्शन? सर वो याद नहीं आ रहा। एविडेंस एक्ट खोलो, ओपन द बेयर एक्ट ऑफ एविडेंस एक्ट। यही मजा आता पता है व्हेन यू आर इन ऑफलाइन क्लास, तो मजा ये आता है ना कि सारे बेयर एक्ट्स मेरे भी पास है, फटाफट किताब खोलते और मैं तुम्हें देख के तसल्ली कर रहा होता कि तुमने भी खोली है किताबें।
अभी कहाँ पता तुम में से कितनों ने नहीं खोली हुई है किताब, इसलिए क्योंकि पक्का तुम मोबाइल पे क्लास ले रहे हो या लैपटॉप पे ले रहे हो, कहीं रजाई में ensconced in some convenient position, वहां पे हिलने डुलने का मन हो नहीं रहा होगा तुम्हारा बुक निकालने का, ठीक है। 32 सबसेक्शन 1, वो तो डाइंग डिक्लेरेशन है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 बताइए। क्या पैरा 2 में क्या है? ये तो डाइंग डिक्लेरेशन का सबसेक्शन है, वो यहाँ कहाँ से ले आए? डाइंग डिक्लेरेशन विक्टिम देता है, इंजोर्ड पार्टी देती है, इंजोर्ड विटनेस देता है ना। तो अगर तो इंजोर्ड विटनेस का रिकॉर्डिंग, तब 32(1) लगाओ। मे बी सबसेक्शन 4 सर। सबसेक्शन 4 क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 4 में? और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। पूरा पढ़ें क्या सर? अब ये सब एविडेंस एक्ट में समझाऊंगा मैं, एक बार 33 भी देख लो लाउडली। हाँ, 33 में फिट होता दिख रहा है ये। क्या है स्टेटमेंट पूरा पढ़िए ना, हेडिंग पढ़ के छोड़ दिया आपने। इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, सबसे पहली बात सुनिए, एविडेंस गिवन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग 299 क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। सीआरपीसी में लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, मैजिस्ट्रेट कर रहा है, तो ये कैसी प्रोसीडिंग है? राइट। तो इस जुडिशियल प्रोसीडिंग में एक गवाह आया और उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई और अब वो मर गया है। आगे पहला मर चुका है, पाया नहीं जा रहा, नॉट फाउंड। तीसरा असमर्थ है आने से कोर्ट में, कॉमा में है, असमर्थ है कोर्ट आने से, या दूसरी पार्टी नहीं उसे कोर्ट आने नहीं दिया, कहीं पर बंद करके रख दिया, कन्फाइन करके रख दिया, शादी कर ली। राइट। कभी कभी एक्यूज गवाहों से शादी भी कर लेते हैं, कर दो। वहां तो जज के आई वोंट टेल द नेम, एक्यूज ने जज के पीए से शादी कर ली जहां उसका ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा शादी कर ली, अब तो पत्नी आएगी नहीं। Anyway, I was just kidding. इस बात को हटा दो ऑफ द रिकॉर्ड, मैं एडिट कर दूंगा वीडियो से। राइट, चलिए। हाँ, तो या तो उसे एक्यूज ने ही बाहर रखा है, उसे आने नहीं दिया कोर्ट तक, या बेचारा कहीं ऐसी दूर जगह चला गया है कि जहां से वहां लाने में बहुत खर्च होगा या अनावश्यक विलंब होगा, देयर विल बी अननेसेसरी डिले। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा? तो 33 में क्या इसे फिट कर सकते हैं? हाँ, ये सर रेलेवेंसी तो आ गई है। बिल्कुल आ गई है, तो मतलब वो अब सब्सटेंटिव एविडेंस हो गया ना। यस। तो इसमें नुकसान किसका रहा भाग जाने से? एक्यूज्ड का, जो एब्सकॉन्ड कर रहा था। तो ऐसा जानबूझ के स्कीम हमने बनाया है कि एक्यूज्ड भी थोड़ा सफर करे। व्हाई डिड ही एब्सकॉन्ड? हाँ जी। Are you getting my point? Yes. The evidence was recorded, so that is why section 299 should be read with 33.
I hope that is clear. So where an accused is absconding, there is no bar in filing of the charge sheet, no bar on taking of cognizance, and no bar on recording of evidence. ट्रायल का जो काम उसकी मौजूदगी में हो सकता है उसके लिए तो वेट करेंगे, लेकिन जो काम उसकी गैर मौजूदगी में भी किया जा सकता है उसे कर लिया जाएगा. राइट? व्हाई शुड वी स्टॉप? व्हाई शुड द ट्रायल बी प्रोट्रैक्टेड? जो कर सकते हैं प्रैक्टिकल यही होना है. दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म. राइट? ठीक है. आगे इसी केस में, डालमिया जी के ही केस में, ये कह दिया गया था कि इट इज लीगल टू फाइल अ चार्जशीट विदाउट अरेस्ट. राइट? तो होता ही है, चार्जशीट विदाउट अरेस्ट होता ही. व्हेन FIR has been lodged and investigation has followed it, then the completion report under section 173 is absolutely necessary. Means the police officer cannot skip it. मान लो FIR हो गई है या नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है. याद है, पढ़ चुके हैं हम. कभी कभी मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर the police to do investigation in non-cognizable cases also. जो भी हो, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है तो माना कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बीच में छोड़ दी, रोक दी, उसे लगा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो भी हो, एक फाइनल रिपोर्ट उसे बनानी ही पड़ेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस वालों को उस केस में कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने सोचा छोड़ो हटाओ, बाकी कामों में लग गए और उसकी फाइनल रिपोर्ट कभी नहीं. क्लोजर करो या चार्जशीट करो, जो दिलाए करो, लेकिन फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ेगी. सो वंस पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डन, आधी हुई, अधूरी हुई, जितनी हुई, राइट, पुलिस को मैजिस्ट्रेट को फेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर इन्वेस्टिगेशन का ये रिपोर्ट निकला. ऐसा प्रोविजन इसलिए है कि ताकि ऐसा ना हो कि पुलिस वाले FIR तो कर ले, राइट, और फिर इन्वेस्टिगेशन कभी करे ही नहीं. राइट? ऐसा भी हो सकता है, वो अपनी मर्जी की करें. तो उनके ऊपर ये बाइंडिंग है कि मैजिस्ट्रेट को 173 का रिपोर्ट तो बना के दे, चाहे जैसा भी उनका मन करे बनाने का. नहीं कुछ मिला तो ये भी बताए, लेकिन फाइनली बताएं आकर कोर्ट में. सो कंप्लीशन रिपोर्ट तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है. A final report must be sent to the magistrate under this section, even if the investigation was dropped midway. Right? लिखिए, कुछ मिस हुआ क्या? हाँ, ऊपर करूं स्क्रॉल? ठीक है. तो अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन बीच में छोड़ भी दी गई, जैसे अक्सर ऐसा होता है, पता है कब? जब पार्टीज ना आपस में सेटलमेंट कर लेती. हियनस ऑफेंसेस में तो सेटलमेंट हो ही नहीं सकती, लेकिन बहुत सारे ऑफेंसेस में, खासतौर पे जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, वहां पर पार्टीज आपस में सेटल कर लेती हैं. सेटल जब कर लेती हैं तो हो गया, इन्वेस्टिगेशन करने की आगे जरूरत ही नहीं पड़ी. फिर भी कंप्लीशन रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए अगर FIR हो चुका था तो, या मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा था तो. आइदर अंडर 156(3) या नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस में भी आपको पता ही है कि मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. तो सेटलमेंट हो गया तो हो गया, फिर भी यही बात बताओ, लेकिन आओ बताने. डोंट टेक इट इजी. राइट? कंप्लीशन रिपोर्ट में आओ, यही बात आके लिख जाओ. नीचे करूं? राइट? इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं. देयर इज एन एग्जांपल. वाइफ filed a case of misappropriation of स्त्री धन against her husband. The police officer commenced investigation. पुलिस वाले जोश में FIR लॉन्च भी कर लिया. Later the matter was amicably settled. हस्बैंड वाइफ का मामला था, amicably settled हो गया. The investigating officer did not submit the final report. Investigating officer को लगा थाने में सेटलमेंट हो गई है, दोनों तरफ से मिठाई के डब्बे आ गए, कुछ और भी शायद हुआ हो, हस्बैंड को डरा धमका के कुछ पैसे भी ले लिए हो वगैरह वगैरह. खुशी के मारे जो है इन्होंने आगे इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी और ना ही मैजिस्ट्रेट को बताया, जबकि अकरेंस रिपोर्ट दे चुके थे मैजिस्ट्रेट को. तो ये क्या पुलिस वाले ने सही किया?
नहीं, right? It was held that the final report was still required to be sent to the court in which the FIR was pending. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि nothing should be left hanging. A case must be closed in the interest of society. Right? केस को क्लोज होना चाहिए, चाहे तो वो डिसमिस होके क्लोज हो, या बाकायदा डिस्चार्ज होके क्लोज हो, या एक्विटल से क्लोज हो, लेकिन क्लोज होना चाहिए. इट कैनॉट बी लेफ्ट हैंगिंग. उसे हैंगिंग में आप मतलब तार लगाओ ना लगाओ, स्विच ऑन छोड़ा हुआ है, नहीं, निकलो तो चार्जर निकालो, स्विच भी ऑफ करके जाओ. स्विच भी ऑफ होना चाहिए, तो वो बंद होनी चाहिए. नहीं, या तो वही मैं यही तो बोल रहा था ना कि केस बंद होना चाहिए. अगर सेटल हो गया तो बंद करो केस को, तो क्वेश्चन करा लीजिए. राइट? या तो 482 में चले जाइए क्वेश्चन के लिए, या मैजिस्ट्रेट के पास ही पुलिस वाले अगर फाइनल रिपोर्ट लेके चले जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट के पास भी तो क्लोज हो सकता है ना. तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है क्लोज करने का? बिल्कुल है. राइट? या उसे आप क्वेश्चन करा लो, गो टू हाई कोर्ट. ऐसी रोज ही होती है क्वेश्चंस. कई बार बैंक और कस्टमर के बीच में कई सेटलमेंट्स होते हैं. बैंक वालों ने फ्रॉड का केस कर दिया, कस्टमर अंदर लोन वाला, बाद में बैंक वालों से सेटलमेंट हो गई. राइट? वो आते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में, बहुत बड़े सारे क्वेश्चंस होती रहती हैं, तो क्वेश्चन करा लो. कहने का मतलब है कि द केस मस्ट कम टू लॉजिकल डेन्यूमेंट, लॉजिकल कंक्लूजन, shouldn't be kept hanging. नहीं तो रिपोर्ट्स में वो केस दिखता रहेगा. Are you getting my point? भाई स्टैटिस्टिक्स भी तो हमें देखना है ना. बड़ी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगी. केस ऐसे ही है. ये भी हो सकता है कि कल को दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया, कोई नया एसएचओ आ गया, उसने मंगा लिया नए एसएचओ, पूरे जोश के साथ आए, फाइलें लाओ, जो जो नहीं सॉल्व हुई है उसमें ये फाइल भी निकल आई. नहीं, फिर दरवाजा खटखटा दिया गया, भाई हाँ जी हस्बैंड केस है तुम पर. फिर बेचारा हस्बैंड बताएगा यार अपना तो सेटल हो गया, अब तो बच्चे भी हो गए, 3 साल हो गए इस बात को. तो परेशानी हो सकती है ना, सब कंफ्यूज होते रहेंगे. तो इसलिए मस्ट कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, कांट बी केप्ट हैंगिंग. उसे हैंगिंग नहीं छोड़ सकते. राइट? सो अ पुलिस ऑफिसर कैनॉट डिप्राइव द मैजिस्ट्रेट ऑफ हिज राइट एंड पावर्स कॉन्फर्ड अपॉन हिम बाय द लॉ. मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स है ना 190 के, आपने उसका राइट कैसे उसे छीन लिया? हाउ कुड यू डिप्राइव हिज राइट्स? कॉग्नाइजेंस लेगा वो, नहीं लेगा, दैट इज हिज डिसीजन. राइट? केस का नाम लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ क्लोजर रिपोर्ट इज फाइल्ड बाय द पुलिस एंड द मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट्स द सेम, then the case can be reopened later, but it cannot be reopened without the order of the magistrate. This is a rule, right? You must know this rule. If a closer report is filed by the police and the magistrate accepts the same, then the case can be reopened, but it cannot be reopened without the order of the magistrate. Right? Are you getting my point? Once a closer report has been accepted by the magistrate that okay, I accept your closer report, the matter comes in the judicial domain now, right? तो जब matter judicial domain में आ गया, तो where it will be unsettled later in point of time, then it has to be with the permission of the court. उस मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से ही हो सकता है. अर्नब गोस्वामी केस में यही बात उठाई भी गई थी. राइट? जिस केस में उसे अरेस्ट किया गया था उस पे क्लोजर रिपोर्ट पहले फाइल हुई थी. राइट? तो बात ये उठी भी थी कि विद क्लोजर फाइल करने के बाद पुलिस वाले क्या अपने आप से इन्वेस्टिगेशन रीओपन कर सकते हैं या मैजिस्ट्रेट से परमिशन की जरूरत पड़े? तो आंसर है ये कि अगर मैजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया होता बाय एन ऑर्डर, तो फिर अब दोबारा रीओपन तभी हो सकता है जब मैजिस्ट्रेट ही कहे रीओपन करने के लिए, तो उससे परमिशन सीक करना पड़ेगा. एग्जाम्पल,
an investigating officer commenced the investigation and examined almost 10 witnesses. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 10 गवाहों को एग्जामिन भी कर लिया. He referred the case as mistake of fact. और अब उसे लगा कि this case was a case of mistake of fact. गलती हो गई थी, राइट, कंप्लेनेंट की तरफ से गलत, उसका भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही था. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला मतलब कौन सा क्लोजर रिपोर्ट रहा होगा या कौन सी समरी रिपोर्ट रही होगी? एबीसी कौन सी? सी वाली. सी, राइट. तो सी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया इसने. द मैजिस्ट्रेट एक्सेप्टेड द रिपोर्ट एंड रिकॉर्डेड द सेम. लेटर द पुलिस ऑफिसर रीओपन द इन्वेस्टिगेशन. नया कोई पुलिस ऑफिसर आया होगा, उसने रीओपन कर लिया. और ये जो नया आया ये बड़ा होशियार निकला. इसे लगा कि पिछले ऑफिसर से गलती हुई थी, इसके पास इतने सारे फैक्ट्स डिस्कवर हो गए कि इसने चार्जशीट तक फाइल कर दी. तो आप देख सकते हैं, ऑल्सो फाइल द चार्जशीट आफ्टर री इन्वेस्टिगेशन, राइट. तब सवाल उठता है कि ये जो री इन्वेस्टिगेशन किया या ओपनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया इस पुलिस ऑफिसर ने और जो चार्जशीट फाइल किया, वो क्या लीगल है? इज इट लीगल? क्योंकि मैजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किया गया क्लोजर रिपोर्ट था वो. तो अगर पुलिस ऑफिसर ने फाइल को दोबारा खोली भी थी तो उसे मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी चाहिए थी, जो उसने ली नहीं. ठीक है, तो देखिए कोर्ट ने क्या कहा. इट वॉज हेल्ड दैट द इन्वेस्टिगेशन वॉज अर्लियर क्लोज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट विच वॉज अ जुडिशियल ऑर्डर, राइट. न्यायिक आदेश था वो, which was a judicial order, so the investigation could not be reopened by the police on its own motion. तो अपने आप से उसे इन्वेस्टिगेशन ओपन नहीं करना चाहिए था. But then what about the charge sheet? Can this be the ground for refusing to take cognizance of the charge sheet? देखिए एक बात बताता हूं, कॉग्नाइजेंस का रिफ्यूजल टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए. माना कि इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, लेकिन मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं, अगर चार्जशीट फाइल हुई है तो मतलब कुछ बात में दम है. मतलब कि इस ऑफिसर को कुछ ऐसे फैक्ट्स मिल गए हैं, राइट, दैट क्यूमुलेटिवली create a reasonable ground of suspicion and hence the accused should be made to face the trial. I hope that is clear. तो एक लाइन में हमेशा कहता हूं ना, आंखों देखी मक्खी क्यों निगली जाए. जब मक्खी दिख रही है, मैजिस्ट्रेट को चार्जशीट में दम नजर आ रहा है, तो 190 में तो उसके पास ऐसे भी ऑप्शन था, कॉग्नाइजेंस लेना हो तो ले, ना हो तो ना ले. बट देन that decision should be based on the materials in and along with the charge sheet. उस चार्ज शीट में और चार्ज शीट के साथ जो मटेरियल्स दिए गए हैं, राइट, वो होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट, whether to take cognizance or not. Technical things like illegality of investigation because certain procedural rules were flouted, certain procedural rules were breached, सिर्फ इसलिए कॉग्नाइजेंस का ना लेना गलत है. सबको उसकी किए की सजा दो, कॉग्नाइजेंस लो, एक्यूज्ड को ट्रायल फेस कराओ, और जिस पुलिस वाले ने ये गलती की है उसका डिपार्टमेंट या कोर्ट ही ऑर्डर कर देगा, भाई तुम ठीक नहीं हो, राइट, ही विल बी एडमोनिश्ड. कोर्ट से डांट पड़ जाने का मतलब है कि सुपीरियर ऑफिसर उसके साथ कुछ ना कुछ डिपार्टमेंटल गेम खेलेगा, राइट. ये हम उस पर छोड़ देते हैं. Why should we bother ourselves about the career of that policeman? Maybe उसे माफ भी कर दिया जो उस बार के लिए, चल गलती माफ करी तेरी. Anyways, right, तो चार्जशीट की कॉग्नाइजेंस होगी कि नहीं होगी, ये लीगैलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इलीगैलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड नहीं करता है. I hope that is clear. If there is merit in the charge sheet, cognizance should be taken. If there is no merit in the charge sheet, cognizance should not be taken. That's it.
राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। केस का नाम लिख लिया, रामा सुब्बू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बहुत अच्छा केस था ये मद्रास का, राइट, मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन। हाईकोर्ट के डिसीजंस भी अच्छे होते हैं, लिखा कीजिए। अभी हम थोड़ा और पढ़ सकते हैं। The superior police officer may direct further investigation pending orders of the magistrate. पढ़ चुके हैं, याद है 173 में, ये हमने कल देखा भी था। 173 सबसेक्शन 3 है ये, कि जब तक मैजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं आता, चार्जशीट उसके सामने पेंडिंग है, तब तक सुपीरियर ऑफिसर, और ऑर्डर आ भी जाए तब भी सुपीरियर ऑफिसर चाहे तो 173(8), तो उसके पास 3 भी है, उसके पास 8 भी है। यू गॉट माय पॉइंट? 3 भी है, 8 भी है, मतलब उसके पास इन्वेस्टिगेशन का असीम पावर है, राइट। ये पुलिस वालों का विशेषाधिकार है, प्रेरोगेटिव है। देख सकते हैं कितना पावर है, 3 में भी है, 8 में भी है, पावर ही पावर है इन्वेस्टिगेशन का, राइट। Even after the magistrate has taken cognizance of the charge sheet, the right of the police to investigate further is not exhausted. यही वो जजमेंट है जिसके बेसिस पे इतनी देर से इतनी बातें बोला है मैंने। लिख लीजिएगा, रामलाल नारंग वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ लैंडमार्क केस। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का अधिकार एग्जॉस्टेड नहीं होता है संज्ञान के बावजूद भी, इवन इफ द चार्जशीट हैज बीन टेकन कॉग्नाइजेंस ऑफ, राइट। कीप राइटिंग। Further investigation is the statutory right of the police. It can be taken up even after the cognizance. Repetition है बट लिखो, दिनेश डालमिया वर्सेस CBI। लिख लिया? Have you written down? Whenever I pronounce it emphatically, landmark case, you need to underline that. Why? Because in your answers, one paragraph must be devoted to a landmark case, relevant landmark case पे होना चाहिए, right? हर जो मेजर कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका कोई लैंडमार्क केस होता ही, राइट। और याद रखना कि लैंडमार्क केस जब भी तुम साइट करो, मैं यहाँ पे तो नोट्स में तो नहीं करा पा रहा, बट इन योर एग्जामिनेशन whenever you cite a landmark case, then it is essential to write the summary of facts also. उस केस में कोई तो फैक्ट्स रहे होंगे, राइट, और जहां आपको लगता है कि फैक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे या जरूरत नहीं, कम से कम क्वेश्चन ऑफ लॉ जो उसमें था कि कौन से मेन क्वेश्चंस थे जिसके लिए वो केस गया था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो जरूर लिखें कि इन दिस केस द फॉलोइंग क्वेश्चंस वर इन इशू, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ रेशियो आप लिख देते हैं ना, सिर्फ रेशियो, और वहीं पर किसी दूसरे कैंडिडेट ने कॉन्स्पेक्टस ऑफ फैक्ट्स, जिसे फैक्चुअल मैट्रिक्स कहते हैं, वो भी लिखा। क्योंकि याद रखना हमेशा उस केस के फैक्ट्स ही क्वेश्चन, क्या कौन सी मीटिंग, यहां तो मुझे सब कुछ दिख रहा है। Yo, are you there online? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anand is not here. He has written a message that the meeting has ended, whereas from my end it's all right. Maybe there was connectivity issue there, right? तो चलिए, वैसे भी एक केस लॉ ही बचा है, ये रिसेंट केस। तो मैं आपको आंसर राइटिंग ये बता रहा हूं कि लैंडमार्क केस जब भी साइट करो, कोशिश करो कि फैक्ट्स भी दे सके 2-4 लाइनों में। देखिए हर केस के ना, क्योंकि आपने जो फैक्ट्स लिखा ना,
वही रिलेट करता है क्वेश्चन से कि उस क्वेश्चन में ये जजमेंट आप क्यों लिख रहे हो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, हर रेशियो जजमेंट इन रेम नहीं होता है। हर जजमेंट इन रेम नहीं होता है कि आप वो जजमेंट कहीं भी फिट कर दो। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और क्रिमिनल केसेस में तो खास तौर पे जजमेंट्स आर ऑफ द नेचर जजमेंट इन पर्सोनम, so they always depend upon the facts, right? Are you getting my point? आप हर जजमेंट, जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि अच्छा एंटीसिपेटरी बेल जब सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या उसके बाद अरेस्ट कंपलसरी है? मतलब पुलिस वाले पक्का अरेस्ट करेंगे ही करेंगे, राइट? अब इसमें तुम एक लैंडमार्क केस साइट कर रहे हो जिसमें कि रेशियो है कि नहीं, अरेस्ट करना अनिवार्य नहीं है। यही तुम गलती कर गए। फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स कि अरेस्ट करना किसमें अनिवार्य है किसमें नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिस केस में एंटीसिपेटरी बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कभी कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, उस केस को उसने उनके फैक्ट्स के बेसिस पर डिसाइड किया था। जब फैक्ट्स उससे थोड़े हटकर होंगे तो शायद वो जजमेंट इसमें एप्लीकेबल ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पर शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एप्लीकेंट गया था उस एप्लीकेंट ने अपना बोनाफाइड्स भी पेश कर दिया होगा। उसने दिखा दिया होगा कि ये देखिए मैंने बेल बॉन्ड कितने की भरी, सॉरी ये देखिए मेरा कितने का प्रॉपर्टी है यहाँ पर, राइट? मेरे पे ऐसा केस है 420 का, मेरे पे ऐसा केस है जिसमें कि 3 साल से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, मैं 120 करोड़ का अपना प्रॉपर्टी छोड़ के भागूंगा क्या? कोर्ट को भी लगा वाकई पीपी ज्वेलर्स का मालिक है, मैक्सिमम 1 साल की सजा वाला कंप्लेंट है इसके खिलाफ, उसमें भागेगा कहाँ बेचारा? 3 साल की सजा वाली इसके पास कंप्लेंट है, कहाँ भागेगा ये? तो इसलिए पीपी ज्वेलर्स के मालिक राहुल गुप्ता को, ठीक है ना, पता नहीं राहुल गुप्ता है कि नहीं, राइट, गुप्ता को रिलीफ दी गई। उसके केस में कहा गया कि अरेस्ट कंपलसरी नहीं है, राहुल जी को देखते हुए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या पता आलोक जी हों और उनका कैरेक्टर ऐसा हो कि इनको तो पक्का बंद करना चाहिए, तो शायद ये जजमेंट नहीं आता उस केस में। मत भूलो कि राहुल गए थे वहां, आलोक नहीं गया था। सो राहुल ने अपने कंडीशंस बताए थे सुप्रीम कोर्ट को, उन्हीं पैरामीटर्स में जजमेंट लिखा गया था। तो व्हेन यू साइट ऑलवेज राइट फैक्ट्स ऑफ द लैंडमार्क केस। वो नहीं करने पे मार्क्स तो मिलेंगे आपको 10 में से 5, सिलेक्शन के लिए आपको ज्यादा चाहिए होंगे। तो ये अपने आंसर राइटिंग स्टाइल में ये चीज डेवलप करो। हम अक्सर क्या करते हैं, फैक्ट्स छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि हम क्लास में कराते नहीं। हालांकि अभी मैं वो नहीं कर रहा, बट एक सब्जेक्ट तो हमारा खत्म हो पहले, फिर इस सब्जेक्ट के हम जजमेंट्स टाइम टू टाइम, जब भी कोई रिसेंट जजमेंट आएगा मैं आपके साथ जजमेंट पढ़ूंगा। जजमेंट पाठ की क्लासेस होंगी हमारी आपकी, जिसमें उस दिन हम सिर्फ जजमेंट पढ़ेंगे। मैं आपको पैराग्राफ वाइज बताऊंगा कि देखो जजमेंट का ये फर्स्ट पैराग्राफ क्यों लिखा गया ऐसे, सेकंड पैराग्राफ क्यों लिखा गया, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ जजमेंट राइटिंग ऑल्सो। इससे जजमेंट राइटिंग भी सीखते चले जाएंगे और लैंडमार्क केसेस के फैक्ट्स भी। आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो केस मटेरियल है, समराइज करके आपके प्रोफेसर्स ने कितनी मेहनत की है, लेकिन फैक्ट्स भी दिए हैं। 2-2 पेजेस में जजमेंट दिया है। कई केस मटेरियल, कई केसेस तो 2 पेजेस के 3 पेजेस है, लेकिन क्या बिना फैक्ट का दिया है? और दुक्की में ये फर्क है ना, दुक्की और केस मटेरियल में। तो इसलिए दुक्की वहीं तक ठीक था कॉलेज एग्जाम के लिए, अब यहाँ पर आपको केस मटेरियल्स देखने चाहिए टू अंडरस्टैंड जजमेंट राइटिंग ऑल्सो। I hope that is clear. With this chastisement, I stop the class today. We'll meet tomorrow at 5. Have a great evening. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good. Good night, sir.